चैप्टर 1 द बिगिनिंग व्हेन नथिंग बिकेम एवरीथिंग। अपनी सांसों को धीरे बहने दीजिए, मन को शांत कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे क्षण के सामने खड़े हैं जहां समझ भी मौन है। उस क्षण में न समय था, न स्थान, न प्रकाश, न अंधकार। कुछ भी नहीं था, लेकिन यह कुछ भी नहीं वैसा खालीपन नहीं था जैसा हम रोज देखते हैं। यह वह शून्य था जिसमें हर संभावना दबी हुई थी। एक ऐसा मौन जो इतना गहरा था कि उसमें होने का अर्थ भी नहीं था, क्योंकि जो कुछ था ही नहीं वह होने की अनुभूति कैसे देता। ठीक इसी मौन में एक बिंदु छिपा था, न बड़ा न छोटा, क्योंकि माप का कोई आधार ही नहीं था। यही बिंदु था सिंगुलैरिटी, एक ऐसी अवस्था जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारी संभावनाएं, सारी दिशाएं, सारे भविष्य एक ही स्थान में समाये हुए थे। इस बिंदु में न नियम थे, न संरचना, न दिशा। यह एक अदृश्य बीज था जो अपने भीतर संपूर्ण सृष्टि की संभावना ढो रहा था। और फिर वह क्षण आया जिसने अस्तित्व की धारा को प्रवाहित किया। हम इसे विस्फोट कहते हैं, लेकिन यह विस्फोट नहीं था। यह विस्तार था, स्थान का जन्म, समय का जन्म और ऊर्जा का खुलना। जैसे एक गुब्बारा अचानक फैलना शुरू कर दे। गुब्बारे के फैलते ही बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, लेकिन बिंदु खुद नहीं चल रहे होते। फैलाव उनका नहीं, सतह का होता है। यही हुआ ब्रह्मांड के साथ। न कोई दिशा थी, न कोई बाहर, न कोई अंदर, सिर्फ विस्तार। यही विस्तार आज भी जारी है। बिग बैंग के क्षणों में तापमान इतना अधिक था कि किसी भी कण का स्थिर रह पाना संभव नहीं था। ब्रह्मांड उबलते हुए प्लाज्मा जैसा था, कणों का अशांत चमकता हुआ सागर। जैसे ही समय बीता, गर्मी कम होने लगी और इस ठंडक में पहली बार कणों ने स्थिरता पाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ आए और बने सबसे पहले परमाणु नाभिक, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम। अभी भी प्रकाश आजाद नहीं था, वह कणों में टकरा टकरा कर फंस जाता। ब्रह्मांड उस समय एक अपारदर्शी धुंध था जिसमें रोशनी रास्ता नहीं बना पा रही थी। लगभग 3,80,000 वर्ष बाद तापमान इतना गिर चुका था कि इलेक्ट्रॉन नाभिकों से जुड़ सके, और उसी क्षण प्रकाश को पहली बार आजादी मिली। यह रोशनी आज भी हमारे चारों ओर फैल रही है। इसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। यह रोशनी उस नवजात ब्रह्मांड की तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जिसे प्रकाश ने खींचा और जिसे समय ने आज तक संभाल कर रखा है। यह तस्वीर हमें बताती है कि हम कहां से आए, कैसे बने और ब्रह्मांड ने कैसा आरंभ देखा। अब आप सोच सकते हैं कि शुरुआत में सिर्फ गैस थी, तो तारे और आकाश गंगाएं कैसे बनी? उत्तर छिपा है गुरुत्वाकर्षण में। गैस के घने क्षेत्र एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। ये क्षेत्र बादलों में बदले। बादल सिकुड़े, गर्म हुए और उनमें प्रज्वलित हुए पहले तारे। यह कॉस्मिक डॉन था, ब्रह्मांड की पहली सुबह। इस पहली रोशनी ने अंधकार को चीरते हुए घोषणा की कि अब अस्तित्व का विस्तार सिर्फ ऊर्जा में नहीं, प्रकाश में भी होगा। इन तारों के भीतर नाभिकीय संलयन हुआ। हल्के तत्वों से भारी तत्व बने। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, वे सब जो हमारे शरीर का हिस्सा हैं। किसी पुराने तारे ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्हें बनाया और सुपरनोवा की विस्फोटक मृत्यु में इन्हें पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। यह सोचना ही आश्चर्यजनक है कि हमारे शरीर के भीतर जो परमाणु हैं, वे कभी किसी तारे के भीतर धधक रही आग का हिस्सा थे। हम सचमुच तारों की धूल से बने हैं। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझाए रखा है। बिग बैंग से पहले क्या था? इस प्रश्न में एक समस्या है, क्योंकि समय खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। समय के बिना पहले का कोई अर्थ नहीं होता। यह पूछना ऐसे है जैसे
पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर क्या है? दिशा ही गलत है। फिर भी शोध जारी है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि शायद ब्रह्मांड चक्रीय कथा है, फैलता है, सिकुड़ता है, फिर फैलता है। कुछ कहते हैं कि क्वांटम उतार चढ़ाव ने स्थान और समय को जन्म दिया। कुछ कहते हैं कि शून्य वास्तव में शून्य नहीं, वह ऊर्जा का अस्थिर संतुलन है। बिग बैंग के बाद भौतिकी की शक्तियां उभरने लगीं। गुरुत्वाकर्षण अलग हुआ, विद्युत चुंबकत्व अलग हुआ, मजबूत और कमजोर बल अलग हुए। यदि इनमें से किसी भी शक्ति का मान थोड़ा भी भिन्न होता तो तारे नहीं बनते, आकाश गंगाएं नहीं बनती और चिंतन संभव नहीं होता। यह सूक्ष्म संतुलन एक अदृश्य पैटर्न की ओर इशारा करता है। शायद यह सब संयोग है, या शायद ब्रह्मांड के पीछे किसी गहरे क्रम का संकेत। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, समय की अनुभूति भी बदलती गई। प्रारंभ में समय इतनी तेजी से भाग रहा था कि एक क्षण में अरबों परिवर्तन हो जाते। लेकिन फैलाव धीमा हुआ तो समय का प्रवाह भी स्थिर होने लगा। प्रकाश ने अपनी यात्रा शुरू की, तारे बने, आकाश गंगाएं बनी और ब्रह्मांड अपने वर्तमान स्वरूप की ओर बढ़ने लगा। यही कॉस्मिक टाइमलाइन है, एक ऐसा क्रम जिसमें हर घटना, हर बदलाव, हर जन्म आज तक बहता चला आ रहा है। जब आप रात में किसी तारे को देखते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उसका वर्तमान देख रहे हैं, आप उसका अतीत देख रहे हैं। उसकी रोशनी ने आप तक आने में लाखों साल लिए हैं। कुछ तारे तो इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी अरबों साल पुरानी है। ब्रह्मांड को देखना वास्तव में समय को देखने जैसा है। यह विचार अपने भीतर एक गहरा आश्चर्य जगाता है। बिग बैंग की कहानी सिर्फ शुरुआत की कहानी नहीं, यह हमारी कहानी है। उस ऊर्जा से जो अरबों वर्ष पहले फैलना शुरू हुई थी, आज हम सांस ले रहे हैं। उस प्रकाश से जिसने 3,80,000 वर्ष बाद स्वतंत्रता पाई, आज हम दुनिया देखते हैं। हम ब्रह्मांड को सिर्फ देखते नहीं, उसकी निरंतरता का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड हमारी आंखों से खुद को देख रहा है, हमारी चेतना से खुद को समझ रहा है। यह था अध्याय 1 के मौन से अनंत के विस्तार तक की यात्रा। अब जब हमने उत्पत्ति को समझ लिया है, अगला कदम है इस फैलाव को महसूस करना। यह जानना कि ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, और यह विस्तार हमारी दिशा किस ओर मोड़ रहा है। अगला अध्याय इसी विस्तार की ओर ले जाएगा। Chapter 2, Cosmic Expansion. Why Universe Breathes Outward. अपनी सांसों को एक बार फिर धीमा कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के बीचों बीच खड़े हैं। आपके चारों ओर तारे हैं, नीहारिकाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं और उनके परे फैला हुआ है एक अनंत अंधकार। लेकिन यह अंधकार स्थिर नहीं है। यह कोई चित्र नहीं जिसे दीवार पर टांगा गया हो। यह जीवंत है, यह चल रहा है, यह सांस ले रहा है और इसकी लय इतनी विशाल है कि हम अक्सर उसकी गति को महसूस ही नहीं कर पाते। हम अपनी दुनिया को स्थिर मानते आए हैं। आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह अपनी कक्षा में चलते हैं और आकाश गंगा शांत लगती है। पर यह दृश्य भ्रम है। असल में जो कुछ हम देखते हैं वह निरंतर बदल रहा है, खिंच रहा है, फैल रहा है। ब्रह्मांड इतनी धीमी पर इतनी विशाल गति से फैल रहा है कि हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं सकती, लेकिन विज्ञान ने उसे सुन लिया है। उसके फैलाव की फुसफुसाहट वैज्ञानिकों के उपकरणों में गूंजती है। यह कहानी शुरू होती है पिछली सदी में, जब एक युवा खगोल शास्त्री एडविन हबल दूरस्थ आकाश गंगाओं की रोशनी का अध्ययन कर रहे थे। उनकी दूरबीन ने कुछ ऐसा दिखाया जो किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और सिर्फ दूर नहीं जा रही, जितनी दूर कोई आकाश गंगा थी उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही थी। यह एक अविश्वसनीय खोज थी। इसका अर्थ था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि फैल रहा है। इसे समझने के लिए एक सरल कल्पना कीजिए।
एक बड़े गुब्बारे की सतह पर छोटे छोटे बिंदु बनाए गए हैं। जब गुब्बारा धीरे धीरे फूलता है तो सारे बिंदु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। बिंदु खुद नहीं चल रहे होते, सतह फैल रही होती है। उसी तरह तारे और आकाश गंगाएं किसी खाली स्थान में उड़ते नहीं जा रहे, बल्कि स्थान खुद फैल रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार कोई बाहर की ओर भागता हुआ विस्फोट नहीं, बल्कि भीतर से फैलता हुआ स्थान है। यही वह पल था जब विज्ञान ने पहली बार यह समझा कि ब्रह्मांड का विस्तार सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। लेकिन सवाल यह था कि यह फैलाव क्यों हो रहा है? क्या यह बिग बैंग की आरंभिक ऊर्जा के कारण है, या इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही है? इसका उत्तर हम रेडशिफ्ट नाम की घटना से पाते हैं। जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसकी रोशनी का रंग लाल की ओर खिसक जाता है। यह प्रकाश का डॉपलर प्रभाव है। जैसे कोई एम्बुलेंस पास आती है तो उसकी ध्वनि तेज सुनाई देती है और दूर जाती है तो धीमी। प्रकाश में यह बदलाव रंग के रूप में दिखता है। हबल ने देखा कि दूर की आकाश गंगाओं की रोशनी अधिक लाल थी, यानी वे तेजी से दूर जा रही थी। यह उनके फैलते हुए ब्रह्मांड का निर्णायक प्रमाण था। अब एक क्षण के लिए अपनी कल्पना को और आगे ले जाइए। सोचिए कि आप किसी दूरस्थ आकाशगंगा में खड़े हैं। अपने आसपास आप वही दृश्य देखते हैं जो हम पृथ्वी से देखते हैं, तारे, धुंधले बादल, नीहारिकाएं। लेकिन अगर आप दूरी और समय के उस पैमाने पर देख सकें जिस पर ब्रह्मांड को देखने के लिए वैज्ञानिक उपकरण बने हैं, तो आपको दिखेगा कि आपके चारों ओर सब कुछ धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है। यह विचार पहले पहल अजीब लगता है। क्या इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप किसी और आकाश गंगा में जाते तो वहां से भी ऐसा ही दिखता। यह फैलाव हर जगह समान रूप से हो रहा है। यह ब्रह्मांड का एक गहरा नियम है। कोई केंद्र नहीं, कोई किनारा नहीं, हर बिंदु केंद्र है, क्योंकि फैलाव हर दिशा में समान है। अगर विस्तार हर दिशा में समान है तो यह सवाल उठता है कि क्या ब्रह्मांड किसी दीवार की ओर बढ़ रहा है? क्या कोई सीमा है जहां पहुंचकर विस्तार रुक जाए? इसका उत्तर है कि ज्ञात भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है। वह किसी खाली जगह में नहीं फैल रहा, वह खुद स्थान बना रहा है। यह विचार हमारी सामान्य समझ से परे है, क्योंकि हम हर चीज को किसी कंटेनर में कल्पना करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का कंटेनर स्वयं ब्रह्मांड है। इस विस्तार को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक और खूबसूरत उपमा दी है, किशमिश वाला आटा। जब आप आटे को गूंद कर छोड़ते हैं तो वह फूलता है और उसमें मौजूद किशमिशें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। किशमिशें खुद नहीं बढ़ रही, आटा फैल रहा है। ब्रह्मांड भी ऐसा ही फैल रहा है। आकाशगंगाएं किशमिशें हैं और स्पेस वह आटा है जो फैल रहा है। लेकिन इस सरल तस्वीर में एक और गहराई छिपी है। अगर आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, तो इसका अर्थ यह भी है कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में जितना समय लेती है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी जो आकाशगंगाएं बहुत दूर हैं, उनकी रोशनी कभी हम तक पहुंचेगी ही नहीं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के कुछ हिस्से हमेशा हमारे लिए अदृश्य रहेंगे। यह विचार एक सन्नाटा लाता है, एक ऐसा सन्नाटा जो बताता है कि हम कितना कम देख पाते हैं। इस विस्तार के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य है एक अजीब और अनदेखी शक्ति, जिसे वैज्ञानिक डार्क एनर्जी कहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने दूरस्थ सुपरनोवा का अध्ययन किया तो उन्हें पता लगा कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। यह खोज इतने अप्रत्याशित थी कि वैज्ञानिकों को पहले विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन आंकड़े स्पष्ट थे। कोई अदृश्य ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को लगातार बाहर की ओर धकेल रही है। अब तक जितना हम जानते हैं, डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा है। यह विस्तार का प्रमुख कारण है। लेकिन इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, माप नहीं सकते। इसे सिर्फ इसके प्रभाव से समझ सकते हैं। अब एक क्षण के लिए सोचिए
कि यह फैलाव भविष्य में हमें कहाँ ले जाएगा। यह सोचना रोमांचक भी है और थोड़ा उदास करने वाला भी। अगर विस्तार ऐसे ही बढ़ता रहे तो भविष्य में पृथ्वी से बाहर की अधिकतर आकाश गंगाएं अदृश्य हो जाएंगी। उनकी रोशनी इतनी दूर चली जाएगी कि वह कभी हमें नहीं मिलेगी। भविष्य की कोई सभ्यता तारों के एक बेहद सीमित आकाश को देखेगी और सोचेगी कि ब्रह्मांड छोटा है। यह विचार हमें एहसास दिलाता है कि हमारा समय कितना खास है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब ब्रह्मांड की विशालता दिखाई देती है। कभी ऐसा समय आएगा जब मानव आंखें इस दृश्य को खो देंगी। विस्तार का यह नियम ब्रह्मांड के इतिहास की दिशा तय करता है। अगर यह जारी रहा तो ब्रह्मांड धीरे धीरे इतना विस्तृत हो जाएगा कि ऊर्जा का साझा होना कठिन हो जाएगा। तारे बुझ जाएंगे, गैलेक्सियां दूर होती जाएंगी और अंत में ब्रह्मांड एक शांत ठंडे सागर की तरह हो जाएगा। इसे बिग फ्रीज या हीट डेथ कहा जाता है। लेकिन यह भविष्य का सवाल है, बहुत दूर का। अभी हम उस समय में हैं जब ब्रह्मांड जीवंत है, गतिशील है और अपने ही विस्तार की सुंदरता में चमक रहा है। अब हम एक और महत्वपूर्ण विचार तक पहुंचते हैं। हर बार जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हम न सिर्फ दूरी देखते हैं बल्कि समय देखते हैं। जो रोशनी हम तक पहुंचती है वह प्राचीन होती है। उसका सफर लाखों या अरबों वर्षों का होता है। अगर हम किसी दूरस्थ आकाश गंगा को देखते हैं तो हम उसे आज जैसा नहीं बल्कि अरबों साल पहले जैसा देख रहे होते हैं। ब्रह्मांड एक जीवित टाइम मशीन है और हर रात का आकाश उसका खुला पन्ना है। ब्रह्मांड का विस्तार हमें एक गहरी सीख देता है। यह बताता है कि परिवर्तन ही स्थिरता है। जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है वैसे ही हमारी चेतना भी फैलती है। हमारे अनुभव, हमारे विचार, हमारा ज्ञान सब अपनी अपनी दिशा में बढ़ते रहते हैं। ब्रह्मांड हमें बताता है कि स्थिर रहना प्रकृति का नियम नहीं, परिवर्तन ही वास्तविकता है। यह था अध्याय 2 फैलते हुए ब्रह्मांड की यात्रा। अब जब हमने जान लिया कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है, अगला प्रश्न है कि हम इसमें कितना देख सकते हैं। हमारा दृश्य ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसके परे क्या है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा उस सीमा तक जहां हमारी दृष्टि रुक जाती है। चैप्टर 3 द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। एक बार फिर अपनी सांसों को धीमा कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप तारों के बीच खड़े हैं। आसपास कोई शोर नहीं, कोई हवा नहीं, कोई गति नहीं, सिर्फ काले विस्तार का एक अनंत समुद्र। यह समुद्र स्थिर दिखाई देता है, लेकिन उसकी हर परत में समय की लहरें बह रही हैं। इन लहरों को पकड़ने का हमारा एक ही माध्यम है, प्रकाश। और यही प्रकाश हमारी दृष्टि की सीमाएं तय करता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हम कितना देख सकते हैं और कितना हमेशा के लिए हमारे लिए अदृश्य है। इन सवालों को समझने के लिए हमें प्रकाश की यात्रा को समझना पड़ता है। प्रकाश अपनी गति से आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी गति भी सीमित है। हम इसे सबसे तेज कहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह सीमितता एक गहरी सीमा खड़ी कर देती है। क्योंकि जो स्थान प्रकाश की पहुंच से बाहर है वह हमारा दृश्य ब्रह्मांड नहीं है, उसे हम देख ही नहीं सकते। इसलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वह है जिसे प्रकाश ने अभी तक हमें दिखाया है। इससे आगे का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन हमारी आंखें और हमारे उपकरण उसे नहीं छू सकते। अब एक महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष है। अगर हम सामान्य समझ से सोचें तो हमें लगता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का त्रिज्या भी लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष होगी, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। इसका कारण है ब्रह्मांड का विस्तार। जब किसी दूरस्थ आकाशगंगा से यात्रा करती रोशनी हमारे पास पहुंचने लगी, तब वह आकाशगंगा हमसे कहीं अधिक पास थी। लेकिन प्रकाश के सफर के दौरान ब्रह्मांड फैलता रहा, अंतराल खिंचता गया। आज वह
आकाशगंगा उन 13 अरब वर्षों की यात्रा के बावजूद हमसे लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का वास्तविक आकार इस विस्तार के अनुसार लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष की त्रिज्या वाला है। यह विचार चौंकाता है, जैसे पहली बार किसी ने रात का आकाश खोलकर उसमें छिपे हुए रहस्य दिखा दिए हों। हम उस रोशनी से संसार देखते हैं जिसने अरबों साल पहले यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा में प्रकाश ने न जाने कितने आकाशीय रास्ते पार किए, कितने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से गुजरा, कितने मोड़ लिए। उसका हर फोटोन एक संदेशवाहक है जो हमें अतीत की कहानियां सुनाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के किनारे पर खड़े हैं। यह किनारा कोई कठोर सीमा नहीं है। यह वह दूरी है जहां तक प्रकाश का आखिरी कण अभी तक पहुंच पाया है। इसके पार भी ब्रह्मांड है, लेकिन वह ऐसा अंधकार है जिसे प्रकाश ने अभी तक नहीं छुआ। इसे कॉस्मिक होराइजन कहा जाता है। यह किसी दीवार जैसा नहीं दिखता। यह कोई फिजिकल बार्ड नहीं है। यह सिर्फ समय की सीमा है। वह क्षण जब प्रकाश के पास अभी तक पर्याप्त समय नहीं था कि वह हम तक आ सके। यह विचार कि ब्रह्मांड का एक दृश्य हिस्सा है, लेकिन उससे कहीं अधिक भाग हमसे हमेशा के लिए छिपा रहेगा, अपने आप में एक गहरा दार्शनिक भाव लेकर आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान सब कुछ माप सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का यह सच हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ की परिधि सीमित है। हमारे उपकरण, हमारी दूरबीनें, हमारी खोज सब प्रकाश के दायरे तक बंधे हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के भीतर हम 3,80,000 वर्ष बाद की उस रोशनी को भी देखते हैं जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। यह वह समय था जब ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी हुआ था। उससे पहले प्रकाश कणों में फंसा हुआ था और स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। इसका अर्थ यह है कि चाहे हमारी दूरबीनें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, हम कभी भी उससे पहले के ब्रह्मांड को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। यह एक ऐसा पर्दा है जिसे विज्ञान कभी नहीं हटा पाएगा। यह भौतिकी की सीमा है, उपकरणों की नहीं। इसके बाद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की गहराई हमें एक और अचरज दिखाती है, कॉस्मिक वेब। हमारी आकाशगंगा अकेले तैरती हुई वस्तु नहीं है। यह एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा है। अरबों आकाशगंगाओं का एक जाल, जिसमें विशाल फिलामेंट हैं और इनके बीच बड़े खाली क्षेत्र जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। यह संरचना किसी तंत्रिका तंत्र की तरह दिखती है, जैसे कोई विशाल चेतन मन अपने विचारों को फैलाए हुए हो। हर आकाशगंगा एक बिंदु है, हर क्लस्टर एक सामाजिक समूह जैसा है और हर सुपर क्लस्टर एक महाद्वीप। हम इस संरचना में एक धूल के कण से भी छोटे हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का यह जाल हमें एक और एहसास कराता है कि हमारी स्थिति ब्रह्मांड के किसी विशेष स्थान पर नहीं है। हम केंद्र में नहीं हैं, हम किसी कोने में भी नहीं हैं। ब्रह्मांड में हर बिंदु अपनी दृष्टि से खुद को केंद्र देखता है। जैसे किसी गुब्बारे की सतह पर खड़ा कोई भी बिंदु अपने आसपास के फैलाव के कारण खुद को केंद्र महसूस करेगा, वैसे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का केंद्र हर पर्यवेक्षक के लिए अलग होता है। हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का केंद्र पृथ्वी है, लेकिन किसी दूसरी आकाशगंगा के लिए केंद्र वहां होगा। इसका अर्थ यह है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक व्यक्तिगत दायरा है, न कि वैश्विक। अब एक गहरी बात की ओर आते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स विशाल है, लेकिन यह सारे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह सिर्फ वह हिस्सा है जिसे हम देख पा रहे हैं। बाकी का हिस्सा उससे कई गुना बड़ा हो सकता है, और यह संभव है कि वास्तविक ब्रह्मांड अनंत हो। इस अनंत विस्तार की तुलना में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स समुद्र की सतह पर तैरती हुई एक छोटी सी रोशनी जैसा है। उसकी चमक तो सुंदर है, पर उससे नीचे गहराइयों में कितना कुछ छिपा हुआ है, इसे हम जान ही नहीं सकते। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जो भी हम देखते हैं, वह सब अतीत है। हम किसी भी वस्तु को वर्तमान में नहीं देख पाते।
इसीलिए जब हम दूरस्थ आकाश गंगाओं की ओर देखते हैं तो हम अरबों साल पुराने ब्रह्मांड को देख रहे होते हैं। यह हमें वह समय भी दिखाता है जब पहली आकाश गंगाएं बनी, जब तारे जलने लगे, जब ब्रह्मांड घनत्व से भरा हुआ था और जब अंधकार के बीच पहली चमक का उदय हुआ। यह एक टाइम मशीन है जो हमारे सामने खुली पड़ी है, अगर हम उसे देखने की धैर्यता रखें। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यह भी दिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। अरबों आकाशगंगाएं, हर आकाशगंगा में अरबों तारे और अनगिनत ग्रह। यह संख्या इतनी विशाल है कि हमारा मन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, और यह सब सिर्फ ऑब्जर्वेबल हिस्सा है। इस विचार से हम समझते हैं कि हमारी उपस्थिति कितनी छोटी है, पर फिर भी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्रह्मांड खुद को देखने के लिए आंखें चाहता है और हम वही आंखें हैं। यह था ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वह सीमा जहां तक प्रकाश ने पहुंचकर हमें बताया है कि हम कौन हैं और कितना देख सकते हैं। अब जब हमने यह समझ लिया है कि ब्रह्मांड का दृश्य हिस्सा कितना बड़ा और कितना सीमित है, अगला कदम है यह देखना कि नजर से परे ब्रह्मांड की संरचना कैसी है। आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं, कैसे समूह बनाती हैं और उनका यह आसमानी जाल कैसा दिखता है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा आकाश गंगाओं, गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स की उस वास्तुकला की ओर जो ब्रह्मांड की असली पहचान को आकार देती है। चैप्टर 4, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स। आइलैंड्स इन द इन्फिनिट सी। अपनी सांसों को धीरे बहने दीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल अंधकार के बीच तैर रहे हैं। आपकी आंखों के सामने एक दृश्य खुलता है जो किसी चित्र, किसी नक्शे और किसी जात संरचना जैसा नहीं है। यह पूर्णतया नया है और फिर भी किसी गहरी प्राकृतिक लय का हिस्सा है। यह ब्रह्मांड की वास्तुकला है, आकाश गंगाओं का विशाल नेटवर्क, उनका गूंथापन, उनका बहना और उनके बीच छिपा हुआ मौन रिक्त स्थान। इसे अक्सर कॉस्मिक वेब कहा जाता है, लेकिन यह हमारे द्वारा देखा गया एक नक्शा नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति का सबसे बड़ा पैटर्न है। सबसे पहले आकाश गंगाओं को समझते हैं। एक आकाश गंगा केवल तारों का संग्रह नहीं है। यह समय, गुरुत्वाकर्षण, गैस, धूल और डार्क मैटर के अदृश्य ढांचे का परिणाम है। यह एक महान कहानी है जो अरबों सालों में गढ़ी गई है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे लगभग 100 अरब से अधिक तारों का एक विशाल सर्पाकार चक्र है। इसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष से अधिक है, लेकिन फिर भी यह ब्रह्मांड की संरचना में सिर्फ एक सामान्य आकाशगंगा है। इसकी वास्तविक महत्ता उस बड़े पैटर्न का हिस्सा होने में है जो किसी तंत्रिका जाल या किसी जीवित प्राणी की आंतरिक ऊर्जा जैसा दिखता है। आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, टकराती हैं और अपने आकार बदलती हैं। शुरुआत में वे छोटी थीं, गैस के बादलों से बनी, और समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें बड़े रूपों में जोड़ दिया। अक्सर यह सोचा जाता है कि आकाश गंगा टकराव विनाशकारी होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तारों के बीच की दूरी इतनी बड़ी होती है कि अधिकांश तारे एक दूसरे से टकराते भी नहीं, बल्कि ये टकराव आकार बदलने, नए तारों के जन्म और नए ढांचों की रचना का अवसर बनते हैं। इसी कारण ब्रह्मांड में सुंदर सर्पिल आकाशगंगाएं, दीर्घाकार आकाशगंगाएं और अनियमित संरचनाएं दिखाई देती हैं। हर आकाशगंगा अपने भीतर एक इतिहास ढोती है, जन्म का, परिवर्तन का और संघर्ष का। हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है। हम एक छोटे से गैलेक्सी समूह का हिस्सा हैं, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इसमें लगभग 50 आकाश गंगाएं हैं, जिनमें एंड्रोमेडा सबसे बड़ी है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। अरबों साल बाद ये दोनों एक बड़ी अंडाकार आकाश गंगा में विलय हो जाएंगी। यह कोई विनाशकारी घटना नहीं होगी, बल्कि एक धीमा,
सुंदर परिवर्तन होगा। ब्रह्मांड ऐसे ही चलता है, संघर्ष से नहीं, बल्कि नए रूपों की लगातार रचना से। लोकल ग्रुप के बाहर हमारी और कई आकाश गंगाएं बड़े समूहों में संगठित हैं। इन्हें क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर वह जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण किसी अदृश्य धागे की तरह आकाश गंगाओं को एक साथ बांधता है। यहाँ सैकड़ों या हजारों आकाश गंगाएं एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में बंधी होती हैं। इनके बीच गर्म गैसों के मेघ फैले होते हैं, जिनमें तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच सकता है। यह वह गर्मी है जो लाखों वर्षों से गुरुत्वाकर्षण के अंदरूनी खेल का परिणाम है। और इन विशाल क्लस्टरों से भी बड़े ढांचे हैं, सुपर क्लस्टर। यही वह स्तर है जहां ब्रह्मांड की वास्तविक वास्तुकला दिखाई देने लगती है। हमारी आकाशगंगा और लोकल ग्रुप एक विशाल सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जिसका नाम लैनिएकिया है। यह संरचना इतनी बड़ी है कि इसका आकार समझना लगभग असंभव हो जाता है। यह सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है और इसमें आकाश गंगाओं के असंख्य समूह के तत्व का है विस्तृत जाल जैसी संरचना बनाते हैं। अब कॉस्मिक वेब को समझने के लिए अपने मन को एक और कल्पना में ले जाइए। एक विशाल त्रिआयामी जाल, जिसके धागे प्रकाश नहीं बल्कि डार्क मैटर से बने हैं। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही वह ढांचा है जिस पर आकाश गंगाएं टिकी होती हैं। इसे समझने के लिए आप इसे एक तरह के अदृश्य कंकाल की तरह सोच सकते हैं। डार्क मैटर की इस संरचना में जहां धागे मोटे होते हैं, वहां आकाश गंगा समूह बनते हैं। जहां धागे आपस में मिलते हैं, वहां विशाल क्लस्टर होते हैं, और जहां धागे पतले होते जाते हैं, वहां सिर्फ खालीपन है, वॉइड्स। ऐसे क्षेत्र जहां लगभग कुछ भी नहीं है। ये वॉइड्स ब्रह्मांड का सबसे शांत हिस्सा है। वहां न तारे हैं, न आकाश गंगाएं, न गैस, सिर्फ एक मौन खिंचाव है। इस मौन और तकरीबन खालीपन के विपरीत धागों में मौजूद संरचनाएं अत्यंत सक्रिय होती हैं। यह कॉन्ट्रास्ट कॉस्मिक वेब को इतना सुंदर बनाता है, एक मौन और एक उन्माद का संतुलन, जैसे जीवन के दो छोर। ब्रह्मांड की यह संरचना किसी कलाकार की बनाई हुई नहीं लगती। यह अधिक किसी गहरे भौतिक नियम का परिणाम है। गुरुत्वाकर्षण, डार्क मैटर और ब्रह्मांड के विस्तार के बीच चल रहा संतुलन इस जाल को आकार देता है। जितनी अधिक गहराई से इसे देखा जाता है, उतना ही यह हमारे दिमाग को किसी जीवित तंत्र की याद दिलाता है। ब्रह्मांड मानो एक विशाल जीवित प्राणी है, जिसकी नसें, उसकी ऊर्जा और उसके संबंध इन फिलामेंट्स में बहते हैं। यह भी एक दिलचस्प सत्य है कि कॉस्मिक वेब की संरचना हमारी मस्तिष्क की न्यूरल संरचना से मिलती जुलती दिखाई देती है। यह कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यह समानता गहरी है। शायद प्रकृति हर पैमाने पर पैटर्न दोहराती है, चाहे वह मस्तिष्क में हो, पेड़ों की शाखाओं में हो, नदियों के प्रवाह में हो या ब्रह्मांड के जाल में। इन सब में एक निरंतर लय, एक अदृश्य संतुलन और एक सौंदर्य छिपा है। इस विशाल नेटवर्क के भीतर हमारी मिल्की वे एक साधारण बिंदु है। यह विचार हमारे अंदर विनम्रता लाता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि हम उस कथा का हिस्सा हैं जो अरबों वर्षों में आकार पाई है। कॉस्मिक वेब की संरचना हमें बताती है कि ब्रह्मांड केवल विस्तार नहीं है, यह एक पैटर्न है, यह एक डिजाइन है। इसमें एक गूढ़ व्यवस्था है, जिसे हमने अभी केवल थोड़ा सा समझा है। अब इस संरचना की असली गहराई डार्क मैटर से समझ में आती है। डार्क मैटर किसी भी आकाश गंगा का अदृश्य ढांचा बनाता है। अगर डार्क मैटर नहीं होता, तो आकाश गंगाएं बन ही नहीं पाती, क्योंकि तारों का गुरुत्वाकर्षण इतना नहीं है कि वे आकाश गंगा को एक साथ बांध सकें। डार्क मैटर वह अदृश्य गोंद है जिसने इन सारी संरचनाओं को संभव बनाया। इसकी उपस्थिति ने ब्रह्मांड को आकार दिया, उसकी नींव रखी और कॉस्मिक वेब को स्थिरता दी।
जितना बड़ा कॉस्मिक वेब हमें दिखाई देता है, उससे कहीं बड़ा वह हिस्सा है जिसे हम नहीं देख सकते। हमारी दूरबीनें प्रकाश पकड़ती हैं, लेकिन डार्क मैटर प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। इसलिए कॉस्मिक वेब का नक्शा वास्तव में डार्क मैटर की छाया है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समझते हैं। चाहे वह ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो, आकाश गंगाओं की गति हो या क्लस्टरों का व्यवहार, हर संकेत हमें यह बताता है कि एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ संभाले हुए है। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड को देखने का एक नया चश्मा देता है। अब हम आकाश नहीं देखते, हम पैटर्न देखते हैं। हम प्रकाश नहीं देखते, हम संपूर्ण संरचना देखते हैं। यह ब्रह्मांड एक शानदार मूर्तिकला जैसा है, जिसे किसी ने तराशा नहीं, बल्कि समय और प्रकृति ने स्वयं गढ़ा है। यह था कॉस्मिक वेब ब्रह्मांड का असली ढांचा। अब जब हम इस संरचना को समझ चुके हैं, अगला प्रश्न यह उठता है कि इस संरचना को स्थिर कौन रखता है, कौन इसकी डोरें संभाले हुए हैं और किस शक्ति ने इसे गढ़ा है। इस प्रश्न का उत्तर हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है, डार्क मैटर की ओर। अगला अध्याय ब्रह्मांड के इसी अदृश्य ढांचे की विज्ञान यात्रा है। चैप्टर 5, डार्क मैटर, वह अदृश्य ढांचा जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। अपनी सांसों को एक बार फिर स्थिर कर लीजिए, मन को शांत रखिए और कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां ऊर्जा प्रकाश से नहीं, बल्कि मौन गुरुत्वाकर्षण से महसूस होती है। यह वह क्षेत्र है जहां चीजें दिखती नहीं, पर उनका प्रभाव पूरे अस्तित्व को आकार देता है। यह है डार्क मैटर, ब्रह्मांड का वह अदृश्य ढांचा जो हर तारे, हर आकाशगंगा और कॉस्मिक वेब के हर धागे को थामे हुए है। डार्क मैटर को समझने की यात्रा किसी रहस्य उपन्यास की तरह है। शुरुआत में हम सोचते थे कि आकाश गंगाएं तारों, गैस, धूल और कुछ खाली जगहों से बनी हैं, सब कुछ स्पष्ट और दिखाई देने वाला। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं की गति मापनी शुरू की, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने हमारी पूरी समझ को पलट दिया। वे देखते थे कि आकाश गंगाओं के बाहरी हिस्सों में तारे उतनी धीमी गति से नहीं घूम रहे थे जितनी उम्मीद की जाती है, यानी वे कहीं अधिक तेज थे। और अगर सिर्फ दृश्य पदार्थ होता तो यह गति उन्हें आकाश गंगा से बाहर फेंक देती। लेकिन ऐसा नहीं होता। आकाश गंगाएं स्थिर रहती हैं, उनकी संरचना एक सुदृढ़ आकार बनाए रखती है। प्रश्न यह था कि यह स्थिरता आती कहां से है। वैज्ञानिकों ने गणना की, अवलोकन किया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आकाश गंगाओं में कुछ अत्यधिक भारी मौजूद होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत हो, लेकिन जो दिखाई नहीं देता। यही था डार्क मैटर का जन्म। यह नाम सिर्फ दर्शाता है कि यह प्रकाश के साथ बातचीत नहीं करता। न इसे देखा जा सकता है, न इसे छुआ जा सकता है, न यह किसी सतह से परावर्तित होता है। यह मौन है, लेकिन इसका प्रभाव विशाल है। डार्क मैटर को समझने के लिए एक सरल कल्पना कीजिए। एक आकाशगंगा एक घूमते हुए चक्र की तरह है। तारों की गति बताती है कि उन्हें थामने के लिए जितना गुरुत्वाकर्षण चाहिए, आकाशगंगा में उतना दृश्य पदार्थ मौजूद ही नहीं है। तारों का वजन बहुत कम है, गैस और धूल की मात्रा भी अपर्याप्त, लेकिन फिर भी आकाशगंगाएं खंडित नहीं होती। इसका मतलब है कि एक अदृश्य ढांचा है जो उन सबको पकड़कर रखता है। यही अदृश्य ढांचा डार्क मैटर कहलाता है। अब एक और दृश्य मन में लाइए। कल्पना कीजिए कि आकाशगंगाएं बर्फ पर रखी हुई सुई की तरह हैं। वे अपने आप में भारी नहीं हैं, लेकिन एक अदृश्य सतह पर टिकी हुई हैं। यह सतह डार्क मैटर का हैलो है। हर आकाशगंगा एक विशाल डार्क मैटर के बादल में डूबी हुई है। हम इसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हर जगह यह मौजूद है। आकाशगंगाओं की गति, उनकी स्थिरता और कॉस्मिक वेब का पूरा ढांचा इसी पर आधारित है।
डार्क मैटर आकाश गंगाओं के समूहों में और भी स्पष्ट होता है। जब वैज्ञानिकों ने क्लस्टरों की गति को मापा, तो उन्होंने पाया कि इन विशाल संरचनाओं में दृश्य पदार्थ की मात्रा सिर्फ एक छोटी सी परत है। जैसे किसी विशाल पर्वत का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखता है, बाकी का पूरा शरीर गहराई में छिपा होता है। उसी तरह ब्रह्मांड में दृश्य पदार्थ सिर्फ 4.5% है। बाकी सब कुछ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, और इनमें से लगभग 27% डार्क मैटर है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह डार्क मैटर असल में क्या है? क्या यह कोई ऐसा कण है जो हमारे उपकरणों की पकड़ से बाहर है? क्या यह कोई नई कक्षीय ऊर्जा रूप है जिसे हम समझ नहीं पाए? या ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण में कुछ ऐसा है जिसे अभी तक हमने सही तरह से परिभाषित नहीं किया? इन प्रश्नों ने विज्ञान को दशकों से उलझा रखा है। डार्क मैटर के संभावित रूपों में वैज्ञानिक वाईएमपीज, एक्सियंस और स्टेराइल न्यूट्रिनोज जैसे कणों की कल्पना करते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। पृथ्वी के नीचे बने गहरे प्रयोगशालाओं में उपकरण लगे हुए हैं जो डार्क मैटर के किसी छोटे से संकेत का इंतजार कर रहे हैं। वे इतने संवेदनशील हैं कि एक वर्ष में शायद कुछ ही कण पकड़े जाते अगर डार्क मैटर के कण वहां से गुजरें। लेकिन अब तक वे मौन हैं। ये मौन वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है, और यह रहस्य हमें बताता है कि हमारी समझ अब भी अधूरी है। डार्क मैटर को देखने का एक तरीका ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। जब कोई विशाल वस्तु प्रकाश को मोड़ती है, तो उसके पीछे की वस्तुओं का आकार विकृत दिखाई देता है। यह गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि कई जगहों पर प्रकाश का विकृत होना दृश्यमान पदार्थ से मेल नहीं खाता। इसका मतलब है कि वहां भारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं देती। यह डार्क मैटर का एक और प्रमाण है। कॉस्मिक वेब का पूरा नक्शा इसी विकृत प्रकाश से तैयार किया गया है। हम उसे नहीं देखते, लेकिन उसकी छाया सब कुछ बताते जाती है। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर नहीं होता। न कोई आकाश गंगा बनती, न तारे बनते, न ग्रह। गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर होता कि ब्रह्मांड सिर्फ एक फैलती हुई धुंध बनकर रह जाता। किसी भी संरचना का निर्माण असंभव हो जाता। इसका अर्थ है कि हमारा अस्तित्व, हमारा ग्रह, हमारी चेतना सब डार्क मैटर की मौन पकड़ की देन है। हम दिखाई देने वाली चीजों पर गर्व करते रहते हैं, लेकिन यह अदृश्य शक्ति ही है जिसने हमें संभव बनाया। डार्क मैटर को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचना को स्थिर रखता है। कॉस्मिक वेब का हर धागा डार्क मैटर के प्रेमजन्य गुरुत्वाकर्षण से बंधा है। जहां डार्क मैटर ज्यादा है, वहां आकाश गंगाएं बनती हैं। जहां कम है, वहां रिक्त स्थान। ये वॉइड्स ब्रह्मांड के सबसे शांत और विशाल क्षेत्र हैं। वहां कुछ भी नहीं, केवल एक मौन है जो डार्क मैटर के अभाव जितना ही गहरा है। डार्क मैटर हमारी समझ को चुनौती देता है। हर जगह मौजूद, हर संरचना को थामे हुए, फिर भी अदृश्य। यह हमें बताता है कि वास्तविकता वह नहीं जो हम देखते हैं। हम जो देखते हैं वह केवल सतह है। उसके नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसके नियम हमारी समझ से परे हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विनम्र स्मरण है कि हमारी दृष्टि सीमित है और हमारे ज्ञान की सीमा कहीं विशाल है। यह अध्याय ब्रह्मांड की छिपी हुई बनावट को समझने की यात्रा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डार्क मैटर ने ब्रह्मांड को रूप दिया, लेकिन ब्रह्मांड को फैलाने वाली ताकत कुछ और है। वह और भी रहस्यमय, और भी अनदेखी, और भी गहरी है। उसे कहते हैं डार्क एनर्जी। यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को निरंतर दूर धकेल रही है। अगले अध्याय में हम इसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे, उस ऊर्जा की ओर जो समय और स्थान को अपनी इच्छा से मोड़ रही है। चैप्टर 6, डार्क एनर्जी, द फोर्स बिहाइंड एक्सपेंशन। अपनी सांसों को धीमा कर लीजिए।
आंखें हल्की सी बंद करिए और कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के उस बिंदु पर खड़े हैं जहां समय और स्थान एक अनकहे विस्तार में खोते जा रहे हैं। आपकी आंखों के सामने आकाशगंगाओं का जाल है, उनके बीच विशाल रिक्त स्थान है और इन सब के पीछे एक मौन अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड को उसके जन्म से ही खींचती चली जा रही है। यह शक्ति कोई आवाज नहीं करती, पर इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि पूरी सृष्टि की दिशा इसी के अधीन बदलती रहती है। यही डार्क एनर्जी है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे अनजान और सबसे शक्तिशाली घटक। डार्क एनर्जी को समझने का रास्ता एक साधारण खोज से शुरू हुआ। 20वीं सदी के अंत में वैज्ञानिक आकाशगंगाओं में होने वाले सुपरनोवा विस्फोटों का अध्ययन कर रहे थे। ये विस्फोट इतने प्रचंड होते हैं कि उन्हें अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी देखा जा सकता है। इन्हें अक्सर कॉस्मिक मार्कर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह मापा जा सके कि कोई आकाशगंगा हमसे कितनी दूर है, इस युक्ति के है और कितनी गति से दूर जा रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे धीमा हो रहा होगा। यह सोचना स्वाभाविक था क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर दिशा में मौजूद है और फैलते हुए पदार्थ को धीरे धीरे खींचता है। लेकिन अवलोकन ने निराश नहीं बल्कि चौंका दिया। सुपरनोवा की रोशनी ने संकेत दिया कि ब्रह्मांड न सिर्फ फैल रहा है बल्कि पहले से तेज फैल रहा है। यह परिणाम इतना अप्रत्याशित था कि वैज्ञानिकों ने कई बार गणनाएं दोहराई, लेकिन हर परिणाम एक ही दिशा में संकेत करता था। ब्रह्मांड में कोई ऐसी ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रही है, जो आकाशगंगाओं को दूर धकेल रही है, जो ब्रह्मांड को लगातार बड़ा कर रही है। यह खोज किसी भी भौतिक सिद्धांत में सहज रूप से नहीं बैठती थी। यह ऐसा था मानो किसी शांत समुद्र ने अचानक अपनी लहरों की गति बढ़ा दी हो, बिना किसी हवा के, बिना किसी दिखने वाले कारण के। इस दृश्य विसंगति ने ब्रह्मांड विज्ञान की नींव हिलाकर रख दी। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय ताकत को नाम दिया डार्क एनर्जी। इसे डार्क इसलिए कहा गया क्योंकि यह न दिखाई देती है, न मापी जा सकती है, न इसके कण, न संरचना। यह सिर्फ अपने प्रभाव से पहचानी जाती है। डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझने के लिए हम स्थान समय की कल्पना करते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार स्थान और समय अलग अलग नहीं हैं। वे एक ताने बाने की तरह हैं जिनमें ऊर्जा और पदार्थ के कारण मोड़ आते हैं। गुरुत्वाकर्षण इस मोड़ से पैदा होती है, लेकिन डार्क एनर्जी इस ताने बाने को अलग दिशा में झुकाती है। यह इसे विस्तार देती है। यह स्थान को खुद खींचती है, फैलाती है और ब्रह्मांड को निरंतर बड़ा बनाती रहती है। डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह हर जगह मौजूद है। चाहे वह आकाशगंगाओं के बीच का रिक्त क्षेत्र हो, किसी विशाल सुपर क्लस्टर का किनारा हो, या किसी दूर की आकाशगंगा के चारों ओर की खाली जगह, डार्क एनर्जी हर कोने में फैली हुई है। इसकी उपस्थिति किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। यह स्वयं स्थान की एक अंतर्निहित विशेषता है। जैसे खाली बोतल में हवा नहीं बल्कि स्थान भरा होता है, वैसे ही ब्रह्मांड के खाली क्षेत्र भी खाली नहीं बल्कि डार्क एनर्जी से भरे हैं। इसका प्रभाव समझने के लिए एक कल्पना मन में लाइए। एक रबर की चादर है जिसे चारों ओर से खींचा जा रहा है। इस चादर पर छोटे छोटे बिंदु बने हैं। ये बिंदु आकाशगंगाएं हैं। जैसे ही चादर खिंचती है, बिंदु एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं, लेकिन यह दूरी बिंदुओं के चलने से नहीं बल्कि चादर के फैलने से पैदा होती है। यही डार्क एनर्जी का प्रभाव है। यह आकाशगंगाओं को चलने पर मजबूर नहीं करती, यह स्थान को खींचती है और वही खिंचाव आकाशगंगाओं को दूर ले जाता है। अब प्रश्न यह है कि यह ऊर्जा कैसे पैदा हुई? क्या यह बिग बैंग का हिस्सा थी? क्या यह समय के साथ बढ़ी या यह हमेशा से मौजूद थी? वैज्ञानिकों ने इसके उत्तर में कई सिद्धांत बनाए, पर कोई भी निर्णायक नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह वैक्यूम ऊर्जा है, स्थान का मूल गुण। कुछ कहते हैं कि यह कोई नया क्षेत्र है, जैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, पर अधिक गहरा और सूक्ष्म।
कुछ मानते हैं कि यह शायद ब्रह्मांड के अंदर ही छिपा हुआ कोई नया नियम है जिसे हमने अभी तक पहचाना नहीं। एक और दिलचस्प बात यह है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 67% हिस्सा है। यानी जो कुछ हम देखते हैं, तारे, ग्रह, गैस, धूल, आकाशगंगाएं, ये सब ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अधिकांश ब्रह्मांड अदृश्य ऊर्जा का महासागर है। हम उस महासागर में तैरते हैं, लेकिन उसकी लहरें केवल आकाश गंगाओं के फैलाव में महसूस होती हैं। अब यह समझते हैं कि डार्क एनर्जी भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। अगर डार्क एनर्जी इसी गति से काम करती रही, तो ब्रह्मांड अनंत तक फैलता जाएगा। ऐसा फैलाव होगा जिसमें आकाश गंगाएं इतनी दूर चली जाएंगी कि उनकी रोशनी कभी हमारे पास नहीं पहुंचेगी। धीरे धीरे आकाश का अंधेरा गहराता जाएगा, तारों की संख्या कम होती जाएगी, नए तारे बनना बंद हो जाएंगे क्योंकि गैस के बादल बहुत दूर फैल चुके होंगे। यह भविष्य बिग फ्रीज कहलाता है। एक ऐसा युग जहां ऊर्जा धीरे धीरे सब जगह पतली हो जाएगी और अंत में ब्रह्मांड एक ठंडे मृत मौन में खो जाएगा। लेकिन एक ऐसे भविष्य का भी सिद्धांत है जो इससे भी अधिक विचलित करने वाला है, बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी समय के साथ बढ़ने लगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब इसे कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं रोक पाएगा। पहले आकाश गंगाएं अलग होंगी, फिर तारे छूट जाएंगे, फिर ग्रह, फिर परमाणु भी टूट जाएंगे और अंत में स्वयं स्थान समय की संरचना भी फट जाएगी। यह भविष्य बेहद दूर की संभावना है, पर इसे नकारा नहीं जा सकता। इन सब के बीच एक और सिद्धांत है, बिग क्रंच। यह कहता है कि शायद डार्क एनर्जी एक अस्थायी प्रभाव है। हो सकता है कि एक समय बाद गुरुत्वाकर्षण जीत जाए और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगे। धीरे धीरे आकाशगंगाएं पास आएं, सब कुछ एक बिंदु में सिमट जाए, जैसे बिग बैंग से पहले था। यह चक्र अनंत बार दोहराया जा सकता है, जन्म, विस्तार, अंत और फिर जन्म। कौन सा भविष्य सत्य है, हम नहीं जानते, लेकिन डार्क एनर्जी की उपस्थिति हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड की नियति किसी तारों या ग्रहों में नहीं, बल्कि इस अनदेखी ऊर्जा में छिपी हुई है। डार्क एनर्जी हमें एक और गहरी सच्चाई सिखाती है। यह बताती है कि वास्तविकता वह नहीं जो हमारी आंखें देखती हैं। ब्रह्मांड का मूल ताना बाना अदृश्य शक्तियों से बना है। जो दिखता है वह केवल एक पतली परत है। उसके नीचे छिपी हुई ऊर्जा ही ब्रह्मांड को दिशा देती है। यह अध्याय उस मौन शक्ति की कहानी थी जो ब्रह्मांड को फैलाती जा रही है। लेकिन अब अगली कथा और भी आकर्षक है। ब्रह्मांड के शुरुआती रूप को समझने, उसके जन्म से जुड़ी छापों को पढ़ने और उस समय की झलक पाने का एक माध्यम हमारे पास है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी ब्रह्मांड की पहली रोशनी। अगला अध्याय हमें ब्रह्मांड के शैशव काल की ओर ले जाएगा। चैप्टर 7, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, द फर्स्ट लाइट। अपनी सांसों को कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहने दीजिए। एक धीमा सा सांस भीतर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप समय की नदी के बिल्कुल शुरुआती छोर की ओर तैर रहे हैं, जहां न कोई तारा था, न कोई आकाशगंगा, कोई धुंध, कोई चमक, कोई आकार, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक गर्म उबलती हुई ऊर्जा की लहरें थीं, जो अपने भीतर सृष्टि की अनगिनत संभावनाएं लिए हुए थीं। यह वही प्रारंभिक ब्रह्मांड था जिसे समझना किसी भी मनुष्य की कल्पना की सीमा को छू लेने जैसा है। लेकिन इस अराजक उबलते हुए ब्रह्मांड में एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरी सृष्टि के इतिहास में एक स्थायी छाप छोड़ी, वह क्षण जब प्रकाश को पहली बार स्वतंत्रता मिली। यही पहला प्रकाश, यही पहला संकेत, यही पहला संदेश है जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी कहते हैं। यह वह सबसे पुराना प्रकाश है जिसे हम देख सकते हैं। उस समय की एक झलक
जो ब्रह्मांड के जन्म के केवल 3,80,000 वर्ष बाद की है। सीएमबी को समझने के लिए हमें कुछ क्षणों के लिए उस पूरी यात्रा को उलटा चलना होगा जिसे ब्रह्मांड ने अरबों वर्षों में पूरा किया। बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड इतना गर्म था कि कोई भी परमाणु स्थिर नहीं रह सकता था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बार बार टकराते, अलग होते और प्रकाश कण फोटोनिस भीड़ में फंस जाते। ब्रह्मांड ऐसा था मानो घना कोहरा हो जिसमें कोई भी रोशनी अपना रास्ता नहीं बना सकती। हर दिशा में फोटोन बिखरते रहते, लेकिन कोई भी कुछ कदम से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। यह समय प्रकाश के लिए अंधा युग था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, उसका तापमान कम होता गया। धीरे धीरे यह फैलाव उस बिंदु तक पहुंचा जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ स्थिर रूप से जुड़ सकते थे। यह प्रक्रिया रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। इसी क्षण तटस्थ परमाणु बने, और जैसे ही ये तटस्थ परमाणु बने, प्रकाश को पहली बार स्वतंत्रता मिल गई। अब फोटोन बिना टकराए यात्रा कर सकते थे। यही पहला स्वतंत्र प्रकाश सीएमबी है। यह प्रकाश हमारे चारों ओर फैला हुआ है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि यह माइक्रोवेव रूप में है, हमारी सामान्य दृष्टि से बहुत धीमी तरंग लंबाई। लेकिन विशेष उपकरण इसे पकड़ते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। यह प्रकाश हर दिशा से एक जैसा आता है, जैसे कोई पुरानी फुसफुसाहट जो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से गूंज रही हो। सीएमबी को देखने का प्रयास मानवता की वैज्ञानिक जिज्ञासा के सबसे बड़े प्रयासों में से एक था। 1964 में दो वैज्ञानिक पेंजियास और विल्सन एक रेडियो एंटेना पर काम कर रहे थे। वे एक हल्के से शोर को हटाने की कोशिश कर रहे थे जो किसी भी दिशा से आता हुआ लगता था। उन्होंने धूल साफ की, उपकरण बदले, दिशा बदली, लेकिन शोर वही रहा। अंततः उन्होंने महसूस किया कि यह शोर कोई गलती नहीं था। यह खुद ब्रह्मांड की गूंज थी, सीएमबी का संकेत। यह खोज इतनी अद्भुत थी कि इसे तुरंत बिग बैंग सिद्धांत को समर्थन का सबसे मजबूत प्रमाण माना गया। जब वैज्ञानिकों ने सीएमबी का विस्तृत नक्शा बनाया, तो उन्होंने एक और चमत्कार खोजा। यह प्रकाश पूरी तरह समान नहीं है। इसमें छोटे छोटे तापमान उतार चढ़ाव हैं, केवल दशमलव के कुछ लाखवें हिस्से जितने। लेकिन यही छोटे उतार चढ़ाव आगे चलकर आकाश गंगाओं की नींव बने। जहां तापमान थोड़ा कम था, वहां पदार्थ थोड़ा ज्यादा जमा हुआ। वही छोटे बिंदु भविष्य में आकाश गंगाओं के समूह, तारे और अंततः जीवन के स्रोत बने। सीएमबी हमें ब्रह्मांड की उम्र बताता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड समतल है या वक्राकार। यह हमें विस्तार की गति बताता है। यहां तक कि यह हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अनुपात का संकेत भी देता है। यह एक तरह से ब्रह्मांड का जन्म प्रमाण पत्र है, एक ऐसी तस्वीर जो अब तक की सबसे पुरानी है, गुस्तरनी है। इस प्रकाश को देखना ऐसा है जैसे किसी बच्चे की सबसे पहली तस्वीर को देखना, जिसमें वह अभी बोलना भी नहीं सीख पाया है, लेकिन उसकी आंखों में उसके भविष्य की पूरी कहानी छिपी होती है। सीएमबी ब्रह्मांड का पहला पोर्ट्रेट है, एक ऐसा पोर्ट्रेट जो समय ने खुद खींचा और जिसे आज तक की सारी वैज्ञानिक तकनीकें मिलकर भी दोहरा नहीं सकती। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल गोले के केंद्र में खड़े हैं। यह गोला कोई ठोस संरचना नहीं है, बल्कि प्रकाश का एक ऐसा खोल है जो हर दिशा से आपको घेरे हुए है। आप जहां भी देखते हैं, हर दिशा में वही पुराना प्रकाश आता है। यह प्रकाश इतना प्राचीन है कि उसकी यात्रा 3,80,000 वर्षों बाद शुरू हुई, लेकिन आज तक जारी है। और सोचिए, हम इस प्रकाश को जितना दूर देखते हैं, उतना ही हम अतीत में झांकते जाते हैं। लेकिन इससे पहले का ब्रह्मांड हमारे लिए हमेशा के लिए अदृश्य रहेगा, क्योंकि उससे पहले प्रकाश था ही नहीं जो हमारे पास आज आ सके। सीएमबी हमें एक और गहरी बात सिखाता है कि ब्रह्मांड किसी बिंदु से बाहर की ओर नहीं फैल रहा, बल्कि हर बिंदु अपने आप में विस्तार का केंद्र है। हम इस प्रकाश को हर दिशा से समान रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि हम किसी सच्चे केंद्र में नहीं हैं।
ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं, और सीएमबी इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण है। जहां भी आप होते, आपको यही प्रकाश मिलता, यही तापमान, यही कहानी। ये हमें ब्रह्मांड के बारे में एक सच्चाई दिखाता है कि हम किसी विशेष स्थान पर नहीं हैं, बल्कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के हिस्से हैं। यह प्रकाश हमारी अपनी संरचना से भी होकर गुजरता है। यह पृथ्वी से, हमारे कमरों से, हमारे शरीर से, हमारी कोशिकाओं से होकर गुजरता है। यह सोचने में ही एक गहन विस्मय होता है कि हर क्षण ब्रह्मांड की सबसे पुरानी फुसफुसाहट हमारे भीतर से गुजर रही है, बिना किसी व्यवधान के। हम उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनी रहती है। सीएमबी ब्रह्मांड की भाषा है। यह हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना पुराना है, कितनी दूर तक फैला है और आगे किस दिशा में जा रहा है। और यह सब इतनी विनम्रता से, इतने मौन में बताती है कि हमें इसे सुनने के लिए असाधारण धैर्य और असाधारण उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब जब हम ब्रह्मांड की पहली रोशनी को समझ चुके हैं, अगला कदम है ब्रह्मांड की आकृति को समझना। यह देखना कि क्या ब्रह्मांड अनंत है या सीमित। क्या यह समतल है, मुड़ा हुआ है, या किसी अन्य रूप में है। ब्रह्मांड के आकार की यह खोज विज्ञान और दर्शन दोनों का संगम है। अगला अध्याय हमें उस प्रश्न की ओर ले जाएगा जिसने सदियों से मानव जिज्ञासा को जगाए रखा है, ब्रह्मांड का आकार और उसकी सीमा। चैप्टर 8, द शेप एंड साइज ऑफ द यूनिवर्स। अपनी सांसों को फिर से धीरे धीरे बहने दीजिए। मन को शांत करिए और कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड की गहराइयों में तैर रहे हैं। कोई दीवार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई दिशा नहीं। आपके आगे सिर्फ विस्तार है, फैलता हुआ खालीपन, जिसके किनारे को खोजने की इच्छा सदियों से मानव के भीतर जलती रही है। हम बार बार पूछते आए हैं, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका आकार क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसका कोई अंत है। इन सवालों का उत्तर उतना सरल नहीं जितना हम चाहें। ब्रह्मांड का आकार न हमारी आंखों से दिखता है, न हमारी सहज सोच से समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें अपनी सामान्य कल्पना से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड न गोला है, न घन, न कोई सीधी सतह। उसका आकार स्थान और समय की गहराइयों में बना एक ऐसा ढांचा है जो हमारी समझ से बहुत आगे है। शुरुआत करते हैं एक सरल विचार से। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रह्मांड कहीं न कहीं खत्म होता होगा। कोई दीवार होगी, कोई आखिरी बिंदु होगा। लेकिन यह सोच इस आधार पर बनी है कि हम हर वस्तु को किसी न किसी कंटेनर में देखते हैं। एक कमरा दीवारों से घिरा होता है, एक शहर का नक्शा सीमा दिखाता है, महासागर का किनारा होता है। लेकिन ब्रह्मांड इन सभी से अलग है। इसका कोई बाहर नहीं, यह किसी चीज में नहीं समाया हुआ। यह स्वयं ही वह जगह है जिसमें सब कुछ मौजूद है। इसलिए ब्रह्मांड का आकार समझना किसी कमरे की दीवारें खोजने जैसा नहीं है, बल्कि स्वयं स्थान के गुणों को समझने जैसा है। अब ब्रह्मांड के आकार को समझने के लिए 3 संभावनाएं हैं। यह समतल हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, या काठी आकार का हो सकता है। इन तीनों को भौतिकी में जियोमेट्रीज कहा जाता है। पहली जियोमेट्री है फ्लैट। यूनिवर्स एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती। दूरी के नियम सीधी रेखाओं की तरह चलते हैं। यह ब्रह्मांड अनंत हो सकता है, यानी इसका कोई अंत नहीं। यह फैलता रहता है और कहीं कोई किनारा नहीं बनता। दूसरी जियोमेट्री है स्फेरिकल यूनिवर्स। एक ऐसा ब्रह्मांड जो 3 आयामों में एक गोले की जैसी वक्रता रखता है। इसे समझने के लिए आप पृथ्वी की सतह की कल्पना करें। पृथ्वी की सतह भी सीमित है, लेकिन उसका कोई किनारा नहीं। आप किसी भी दिशा में चलें, आप बस घूमते रहेंगे। इसी तरह स्फेरिकल ब्रह्मांड सीमित हो सकता है, लेकिन इसकी कोई दीवार नहीं होती। आप जितना भी आगे जाएं,
आप कहीं भी किसी बाउंड्री से नहीं टकराते। यह विचार हमारी सहज समझ को चुनौती देता है, क्योंकि सीमित होने का अर्थ हमें अक्सर बंद महसूस होता है। लेकिन ब्रह्मांड सीमित हो सकता है, फिर भी बिना दीवार के। तीसरी जियोमेट्री है सैडल शेप्ड या हाइपरबॉलिक यूनिवर्स। यह एक ऐसी संरचना है जिसमें स्थान फैला हुआ है, घुमावदार है, लेकिन ऐसी वक्रता लिए हुए जिसे हमारी सामान्य सोच तुरंत पकड़ नहीं पाती। इस ज्योमेट्री में समानांतर रेखाएं दूर जाती हुई दिखती हैं और ब्रह्मांड अनंत हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा आकार हमारा ब्रह्मांड रखता है। यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने CMB यानी ब्रह्मांड की पहली रोशनी का गहराई से अध्ययन किया। CMB में तापमान के छोटे छोटे उतार चढ़ाव बताते हैं कि स्थान में वक्रता कितनी है। इन अवलोकनों का निष्कर्ष बेहद अद्भुत है। ब्रह्मांड लगभग पूरी तरह समतल है, इतनी समतलता कि यदि ब्रह्मांड में कोई वक्रता है भी तो वह इतनी विशाल पैमाने पर है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसे पहचान नहीं पाता। फ्लैट ब्रह्मांड का अर्थ यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड अनंत है, सीमाहीन, हर दिशा में फैलता हुआ। इसका कोई अंत नहीं, कोई आखिरी सतह नहीं। हम जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स देखते हैं वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, शायद एक बूंद जितना एक विशाल अनंत समुद्र में। लेकिन फ्लैट ब्रह्मांड सीमित भी हो सकता है। यह सोच पहली बार सुनने में विरोधाभासी लगती है, लेकिन यह संभव है। जैसे एक वीडियो गेम की दुनिया सीमित हो सकती है, लेकिन आप जहां भी जाते हैं मैप लगातार दोहराया जाता है। या जैसे किसी कमरे के चारों दीवारें हट जाएं, लेकिन आप पथ पर चलते रहें और धीरे धीरे वहीं वापस पहुंचें जहां से चले थे, बिना किसी दीवार या मोड़ के अनुभव के। ऐसी ज्योमेट्री को टोरॉइडल कहा जाता है, जैसे किसी विशाल 4 आयामी सतह पर यात्रा करना। ऐसी संरचना में ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सीमित हो सकता है। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो दर्शकों को सबसे अधिक उलझाता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और एक्चुअल यूनिवर्स में क्या अंतर है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ वह हिस्सा है जहां तक प्रकाश अभी तक पहुंच पाया है। यह कोई वास्तविक सीमा नहीं, बल्कि प्रकाश की सीमा है। उसके पार भी ब्रह्मांड है फैला हुआ, अनजान और शायद हमेशा के लिए अदृश्य। यदि ब्रह्मांड अनंत है तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसकी तुलना में एक छोटी सी रोशनी की गेंद जैसा है जिसमें हम कैद हैं। इस सीमा को कॉस्मिक होराइजन कहते हैं। यह होराइजन किसी दीवार की तरह नहीं है, बल्कि समय की एक सीमा है। जैसे किसी शांत समुद्र में धुंध छाई हो और आप केवल उतना ही देख सकें जितना धुंध अनुमति देती है। उससे आगे समुद्र मौजूद है, लेकिन आपकी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती। ब्रह्मांड के आकार से एक और गहरी बात जुड़ी है, होमोजेनिटी और आइसोट्रोपी। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हर दिशा में लगभग समान दिखाई देता है। यह संकेत करता है कि कोई भी दिशा विशेष नहीं है, कोई भी स्थान विशेष नहीं है। हमारी पृथ्वी किसी खास बिंदु पर नहीं है, हम केवल एक सामान्य स्थान पर हैं। यह बात विनम्र बनाती है और यह भी बताती है कि ब्रह्मांड का आकार हमारी तंबुआबो है, स्थिति से तय नहीं होता। लेकिन अब सवाल यह है, यदि ब्रह्मांड अनंत है तो इसका अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि अनंत तारे हैं, अनंत ग्रह हैं, अनंत आकाश गंगाएं हैं? और क्या इसका यह भी मतलब है कि अनंत जगहों पर पृथ्वी जैसी दुनिया मौजूद हो सकती है? यह विचार विज्ञान के साथ दर्शन की ओर भी कदम बढ़ाता है। अनंत ब्रह्मांड का अर्थ है हर संभावना अनंत बार। लेकिन यह विचार इतना विशाल है कि हमारी सामान्य सोच इसमें आसानी से कदम नहीं रख पाती। ब्रह्मांड के आकार को समझना केवल एक भौतिक खोज नहीं, यह एक दार्शनिक यात्रा है। हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराती है। यह बताती है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वह पूरा ब्रह्मांड नहीं, बल्कि सिर्फ एक झलक है। असली ब्रह्मांड उससे कहीं अधिक विशाल,
कहीं अधिक जटिल और शायद कहीं अधिक अनंत है। अब जब हमने ब्रह्मांड के आकार और सीमा की इस पहली परत को समझ लिया है, समय है उस विचार की ओर बढ़ने का जिसने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान को और भी चौंकाया। क्या यह ब्रह्मांड अकेला है या शायद अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं? ऐसे ब्रह्मांड जिनके नियम अलग हों, जिनकी बनावट अलग हो, जिनकी कहानियां अलग हों। अगला अध्याय हमें इसी रोमांचक अवधारणा की ओर ले जाएगा, मल्टीवर्स की दुनिया में। चैप्टर 9, बियॉन्ड आवर कॉस्मोस, मल्टीवर्स पॉसिबिलिटीज। अपनी सांसों को एक बार और धीमा कर लीजिए, मन में एक शांत लहर उठने दीजिए और कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड की उस सीमा पर खड़े हैं जहां प्रकाश थम जाता है। आप अपने सामने अनंत अंधकार में झांकते हैं और यह विचार आपके भीतर उभरता है कि शायद यह अंधकार किसी अंत को नहीं, बल्कि किसी और शुरुआत को छिपाए हुए है। यह विचार कि ब्रह्मांड केवल एक नहीं है, बल्कि संभव है कि यह अनगिनत ब्रह्मांडों के समुद्र में तैरता एक बुलबुला हो। इसी विचार को कहते हैं मल्टीवर्स। मल्टीवर्स विज्ञान और दर्शन के बीच की वह सीमा है जहां कल्पना विज्ञान से दूर नहीं होती, बल्कि उसके समानांतर चलती है। यह विचार किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि आधुनिक भौतिकी की गहराइयों से निकला हुआ एक गंभीर प्रश्न है। अगर हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक सॉल्यूशन है उन कई समाधानों में से जिन्हें प्रकृति चुन सकती थी, तो यह सवाल उठता है कि बाकी संभावनाएं कहां गईं? क्या वे गायब हो गईं? या वे भी मौजूद हैं, अपने अपने समय, अपने अपने नियमों और अपनी अपनी वास्तविकता में? यह अध्याय उसी अनदेखी दुनिया के द्वार खोलता है। मल्टीवर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन्फ्लेशन थ्योरी की ओर लौटना पड़ता है। यह सिद्धांत कहता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने कुछ पलों के लिए अत्यधिक तीव्र गति से फैलाव देखा। यह फैलाव इतना तेज था कि एक सूक्ष्म कण आकार का ब्रह्मांड पलक झपकते एक विशाल फैलाव में बदल गया। यह प्रक्रिया कैओटिक इन्फ्लेशन भी कहलाती है, क्योंकि इसमें कई जगहों पर यह फैलाव अलग अलग गति से हुआ। कई स्थानों पर यह रुक गया और ब्रह्मांड स्थिर हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फैलाव जारी रहा। उन क्षेत्रों में नए नए ब्रह्मांड पैदा हुए, जैसे अनंत समुद्र में बनते बुलबुले। अगर यह इन्फ्लेशन मॉडल सही है, तो इसका अर्थ है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक बुलबुला है और इसके आसपास अनगिनत बुलबुले हो सकते हैं। हर बुलबुला एक अलग यूनिवर्स, हर यूनिवर्स अपने अलग नियमों के साथ, अपने कणों के साथ, अपने तारों और समय के साथ। इस विचार को एटर्नल इन्फ्लेशन कहा जाता है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो लगातार अपने भीतर नए ब्रह्मांडों को जन्म देता रहता है। अब सोचिए, अगर हर नए ब्रह्मांड का भौतिक नियम थोड़ा सा भी अलग हो, तो उससे क्या परिणाम उठते होंगे? किसी ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक हो सकता है, जिससे तारे जल्दी जल जाएं। किसी में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम हो सकता है, जिससे कोई तारा बन ही ना पाए। किसी में नाभिकीय संलयन संभव न हो। किसी में समय का प्रवाह पूरी तरह अलग हो। शायद कुछ ब्रह्मांडों में प्रकाश तेज चलता हो, कुछ में समय धीमा। यह विचार हमारी कल्पना को विस्तार देता है, लेकिन साथ ही एक गहरा एहसास भी कराता है कि हमारा ब्रह्मांड, जिसमें तारे जलते हैं, ग्रह बनते हैं, अणु स्थिर रहते हैं और जीवन विकसित होता है, यह अनगिनत संभावनाओं में से सिर्फ एक खास संयोजन है। मल्टीवर्स का एक और रूप क्वांटम फिजिक्स से निकलता है। क्वांटम दुनिया कहती है कि किसी भी घटना की कई संभावनाएं होती हैं और ये संभावनाएं स्वयं वास्तविकता का हिस्सा हैं। जब कोई कण दो संभावित मार्गों में से एक चुनता है, तो वास्तव में वह सिर्फ हमारे अवलोकन की दुनिया में एक रास्ता चुनता है। दूसरे रास्ते में एक अलग ब्रह्मांड जन्म लेता है। इस विचार को मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं। यह दावा करता है कि हर निर्णय, हर विकल्प,
हर संभावना, सब अपना अपना ब्रह्मांड बनाती है। यह विचार जितना अजीब लगता है, उतना ही गणितीय ढंग से आकर्षक है। लेकिन यह प्रश्न उठता है, क्या हम कभी इन समानांतर ब्रह्मांडों से संपर्क कर सकते हैं? वर्तमान ज्ञान कहता है नहीं, वे हमसे पूरी तरह अलग परतों में मौजूद होते हैं जिनसे कोई संपर्क संभव नहीं। फिर आता है स्ट्रिंग थ्योरी का लैंडस्केप। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड कई आयामों में बना हुआ है, 3 से अधिक आयाम। इन आयामों के विभिन्न मोड़ों और संरचनाओं से अनगिनत प्रकार के ब्रह्मांड संभव हैं। हर ब्रह्मांड एक अलग वैक्यूम अवस्था में हो सकता है, एक अलग कानून सेट के साथ। यह विचार मल्टीवर्स को एक गणितीय अनिवार्यता बनाता है। जैसे प्रकृति के पास केवल एक ब्रह्मांड बनाने का विकल्प नहीं था, बल्कि असंख्य विकल्प थे। अब सवाल यह है, क्या मल्टीवर्स की खोज विज्ञान है या दर्शन? क्या हम इन अन्य ब्रह्मांडों को कभी देख सकते हैं? जवाब सरल है, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सीमित है। उससे परे की दुनिया प्रकाश की पहुंच से बाहर है, इसलिए सीधे अवलोकन का रास्ता बंद है। लेकिन सिद्धांत, गणित और कॉस्मिक संकेत देते हैं कि शायद हम अकेले नहीं। शायद हमारे ब्रह्मांड की अलग अलग जगहों पर मौजूद संरचनाएं संकेत देती हैं कि हमारा ब्रह्मांड परिपूर्ण नियमों का एक उदाहरण है, न कि एक सामान्य नियम। मल्टीवर्स का विचार हमें एक और गहरे विचार तक ले आता है, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड वैसा है जैसा वह है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो हम उसके बारे में सोचने के लिए यहां मौजूद ही नहीं होते। यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन इसके दार्शनिक पहलू बहुत गहरे हैं। अगर अनगिनत ब्रह्मांड हैं और उनमें से केवल कुछ ही में जीवन संभव है, तो यह प्राकृतिक है कि हम उन्हीं ब्रह्मांडों में मौजूद हों जहां परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे ब्रह्मांड को किसी ने विशेष रूप से हमारे लिए डिजाइन किया, बल्कि यह समझाता है कि हम क्यों ऐसे ब्रह्मांड में हैं। लेकिन इस विचार के साथ एक और मोहक सोच उभरती है, क्या कहीं और भी जीवन है? यदि अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो कहीं ना कहीं शायद अनगिनत बार जीवन उभर सकता है। कुछ ब्रह्मांडों में शायद बुद्धिमान जीवन विकसित हुआ होगा, कुछ में सभ्यताएं होंगी, कुछ में ग्रह प्रणालियां बिल्कुल अलग प्रकार की होंगी। मल्टीवर्स की यह कल्पना विज्ञान की सीमा से निकलकर मानव कल्पना के विशाल आकाश में उड़ने लगती है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल, अनंत समुद्र के किनारे खड़े हैं। यह समुद्र ब्रह्मांड नहीं, बल्कि मल्टीवर्स है। हमारे यूनिवर्स का बुलबुला इस समुद्र में तैरता हुआ बस एक चमकता हुआ बिंदु है। उसके आसपास अनगिनत अन्य बिंदु हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ शांत, कुछ तूफानी। यह समुद्र इतना विशाल है कि इसे मापना असंभव है। और फिर भी यह हमारी समझ, हमारी जांच और हमारी कल्पना को बांधे रखता है। मल्टीवर्स का विचार हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड शायद उतना सरल नहीं जितना हम सोचते हैं। यह हमें विनम्र बनाता है। यह बताता है कि हमारी वास्तविकता सिर्फ एक संभावना है, और शायद अन्य वास्तविकताएं भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही जटिल, उतनी ही रहस्यमय हों। चैप्टर 10, ह्यूमन प्लेस इन द इन्फिनिट। अपनी सांसों को कुछ क्षणों के लिए स्थिर होने दीजिए। अपनी आंखें हल्की बंद करिए और कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल ब्रह्मांडीय स्थल पर खड़े हैं। आपके सामने अनगिनत तारे हैं, आकाश गंगाओं के प्रवाह हैं, अरबों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए कॉस्मिक धागे हैं। इस विशालता के बीच आपका शरीर एक बिंदु से भी छोटा है। हमारी पृथ्वी एक धूल के कण जैसी है और हमारा सौरमंडल उससे भी छोटी एक कक्षा। फिर भी इन सूक्ष्म इकाइयों के भीतर कुछ ऐसा है जो किसी तारे, किसी आकाशगंगा या किसी ब्लैक होल में नहीं है। चेतना। वही चेतना जो इस ब्रह्मांड को देख रही है, समझ रही है और उससे प्रश्न कर रही है। यह
अध्याय उसी प्रश्न की यात्रा है। इस कल्पना से भी बड़े ब्रह्मांड में हमारी असली जगह क्या है? और यह सवाल केवल खगोल विज्ञान का नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल है। सबसे पहले कल्पना कीजिए पृथ्वी का पैमाना। यह एक नीला ग्रह है, सूर्य के आसपास एक छोटी सी कक्षा में घूमता हुआ। सूर्य, जो हमारे लिए इतना बड़ा लगता है, मिल्की वे की अरबों तारों वाली भीड़ में एक साधारण तारा है, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। और मिल्की वे खुद एक विशाल सर्पिल आकाश गंगा है, जिसमें सैकड़ों अरब तारे हैं और शायद इतने ही ग्रह। फिर भी यह विशाल आकाश गंगा कॉस्मिक वेब के सिर्फ एक छोटे से धागे पर टिकी हुई है। अब इस पैमाने को एक स्तर और ऊपर ले जाइए। मिल्की वे केवल एक बिंदु है लोकल ग्रुप नामक समूह में। लोकल ग्रुप सिर्फ एक बिंदु है लैनिएकिया सुपर क्लस्टर में, और लैनिएकिया कॉस्मिक वेब का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों ऐसी आकाश गंगा प्रणालियां हैं, हर एक में अनगिनत तारे, हर तारे के आसपास संभावित ग्रह। इन सभी के बीच हमारी जगह इतनी छोटी है कि कल्पना भी ठहर जाती है। लेकिन यही वह जगह है जहां ब्रह्मांड एक दिलचस्प मोड़ लेता है। ये विशालता हमें छोटा जरूर बनाती है, लेकिन महत्वहीन नहीं, क्योंकि हम केवल इस ब्रह्मांड को देखकर उसकी विशालता का अनुमान नहीं लगा रहे। हम उसे समझ रहे हैं, हम उसके नियम पहचान रहे हैं, हम उसके आरंभ को खोज रहे हैं, हम उसके भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं। यह क्षमता किसी तारे, किसी ग्रह या किसी आकाश गंगा में नहीं है। यह केवल चेतना में है, और चेतना केवल हमारे अंदर है। इसलिए पहली नजर में हम सूक्ष्म हैं, लेकिन दूसरी नजर में हम विशिष्ट हैं। ब्रह्मांड में हमारा आकार छोटा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण विशाल है। यह विरोधाभास हमें बताता है कि आकार महत्व तय नहीं करता, अनुभव तय करता है। अब एक क्षण के लिए सोचिए उस पदार्थ के बारे में जिससे आप बने हैं। आपके शरीर के हर परमाणु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा कभी किसी तारे के भीतर बने थे। अरबों साल पहले जब किसी तारे का ईंधन खत्म हुआ, वह सुपरनोवा में फट गया और उसके भीतर बने तत्व पूरे अंतरिक्ष में बिखर गए। इन तत्वों ने गैस और धूल के बादलों में मिलकर नए तारे बनाए, नए ग्रह बनाए, और कहीं इसी प्रक्रिया में पृथ्वी भी बनी। इसका अर्थ है कि आपका शरीर, आपकी हड्डियां, आपके रक्त का हर अणु सब तारे की राख है। यह विचार सिर्फ वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि एक गहरी अस्तित्वगत कविता है। आप ब्रह्मांड के बच्चे नहीं, ब्रह्मांड के ही रूप हैं। अब चेतना को समझते हैं। चेतना किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक जटिल संगम है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें ब्रह्मांड खुद को महसूस करता है, जैसे कोई विशाल दर्पण हो जिसमें ब्रह्मांड अपना ही प्रतिबिंब देखता है। अगर आप यह सोचकर ब्रह्मांड की ओर देखते हैं कि आप सिर्फ उसे देख रहे हैं, तो आप आधा सत्य देख रहे हैं। पूरा सत्य यह है कि ब्रह्मांड आपको अपने ही अंदर से देख रहा है। आपकी समझ, आपका चिंतन, आपका विस्मय, ये सब ब्रह्मांड की ही प्रतिध्वनियां हैं, जो उसने अपने अस्तित्व में स्वयं पैदा की हैं। अब एक गहरी बात, हम अस्तित्व में संयोग से नहीं हैं। हम इस ब्रह्मांड की गहराइयों में बने एक बेहद खास, बेहद नाजुक संतुलन का परिणाम है। यदि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा और ज्यादा होता, तो तारे बहुत जल्दी जल जाते। अगर थोड़ा कम होता, तो तारे बनते ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान थोड़ा बदल जाए, तो अणु स्थिर नहीं रहेंगे। यह सूक्ष्मता, यह बैलेंस, यह फाइन ट्यूनिंग ब्रह्मांड की कहानी का वह हिस्सा है जो मनुष्य की उपस्थिति को एक अनोखी जगह देता है। हमारा छोटापन हमारी महत्ता को कम नहीं करता, बल्कि दुनिया के सबसे गहरे रहस्य में हमारा स्थान तय करता है। इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। हम उसी ताने बाने के धागे हैं, उसी कहानी के पात्र हैं। हम तारे की धूल हैं, लेकिन हम वह धूल हैं जिसने अपने भीतर चेतना को जन्म दिया। हम वह तत्व हैं जिसने खुद को समझने की क्षमता विकसित की। अब सोचिए, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स,
अरबों प्रकाश वर्ष तक फैला है। उसके पार शायद अनंत ब्रह्मांड है। फिर भी हमारी चेतना इस सारी विशालता का चिंतन कर सकती है। हम इस ब्रह्मांड से छोटे हैं, लेकिन किसी भी पैमाने पर हम उसके अर्थ से बड़े हैं। यह एक विरोधाभास नहीं, बल्कि प्रकृति की एक गहरी चाल है। वह खुद को इतनी विशाल बनाती है कि आप उसके सामने विनम्र हो जाएं, और फिर आपकी चेतना इतनी गहरी देती है कि आप उसके भीतर छिपे अर्थ को खोज सकें। तो हमारी जगह क्या है? हम इस विशालता में कहाँ खड़े हैं? इसका उत्तर सरल है। हम बीच में नहीं, किनारे पर नहीं, किसी विशेष स्थान पर नहीं। हम उसी कहानी का हिस्सा हैं, जैसे तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं। लेकिन हम उस कहानी को पढ़ सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं, हम उसका अर्थ खोज सकते हैं। यही हमें इस ब्रह्मांड में अनूठा बनाता है। अब जब हमने ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझ लिया है, अगला प्रश्न और भी गहरा है। अगर यह ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है, तो इसका क्या अर्थ है? अनंतता हमारे मन को क्यों तोड़ देती है, और हम उसे समझ क्यों नहीं पाते? चैप्टर 11, इफ यूनिवर्स इज इन्फिनिट व्हाट डज इट मीन? अपनी सांसों को थोड़ा धीमा करिए, अपनी आंखें हल्की बंद करिए, और अपने मन में उस कल्पना को विस्तार दीजिए जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अनंतता की कल्पना। यह वह विचार है जो किसी समीकरण में नहीं समा सकता, किसी चित्र में नहीं उतारा जा सकता, किसी एक दिशा में नहीं समझाया जा सकता। हम अनंतता को अक्सर एक बहुत बड़े आकार के रूप में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अनंतता मात्रा नहीं, बल्कि एक स्थिति है, एक ऐसा आयाम जहां पहुंचकर सामान्य मानव तर्क टूटने लगता है। अब कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है। इसका मतलब है कि तारे अनंत हैं, ग्रह अनंत हैं, उन ग्रहों पर मौजूद संभावनाएं अनंत हैं, और शायद हमारी ही तरह के जीवन रूप भी अनंत हों। यह विचार एक साथ अद्भुत भी है और अस्थिर कर देने वाला भी, क्योंकि हमारा मन सीमाएं समझता है, पर सीमाहीनता को नहीं। हमारे दिमाग में हर चीज का कोई न कोई कंटेनर होना चाहिए, कोई न कोई आखिरी सीमा। अनंतता इन सभी सीमाओं को तोड़ देती है। शुरू करते हैं तारों से। अगर ब्रह्मांड अनंत है, इसका अर्थ है कि वहां अनगिनत तारे हैं। इतने तारे कि उनकी संख्या को किसी संख्या से बांधा ही नहीं जा सकता। हर दिशा में देखें, करोड़ों, अरबों, खरबों प्रकाश वर्षों तक तारे फैले होंगे। हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन आकाश गंगाओं का अनुमान लगाते हैं, पर वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अनंत ब्रह्मांड का मतलब है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स समुद्र की सतह पर तैरते एक बुलबुले की तरह है, जिसके पार एक ऐसा विस्तार है जिसमें तारे खत्म नहीं होते। अब इसी विचार को ग्रहों तक ले जाइए। अगर तारे अनंत हैं, तो उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रह भी अनंत होंगे। कल्पना कीजिए, कितने अनंत प्रकार के ग्रह, कुछ पृथ्वी जैसे, कुछ धधकते हुए, कुछ बर्फ से ढके, कुछ गैस से भरे, कुछ जिन पर शायद जीवन की हल्की सी संभावना भी हो। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई कारण नहीं कि जीवन केवल एक स्थान पर उभरे। जीवन एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। इसलिए अनंत ग्रहों वाला ब्रह्मांड जीवन के अनंत अवसरों वाला ब्रह्मांड भी है। अब आता है वह विचार जो सबसे चौंकाने वाला है। यदि ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हमारे अनंत संस्करण मौजूद हों। यह केवल विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि सांख्यिकी और संभाव्यता का एक स्पष्ट निष्कर्ष है। अगर अनंत अवसर हैं, अनंत ग्रह हैं, अनंत परिस्थितियां हैं, तो कभी न कभी, कहीं न कहीं वही परिस्थितियां दोबारा बन सकती हैं। शायद एक ग्रह पर कोई व्यक्ति बिल्कुल आपकी तरह हो
उसी विचारों वाला, उसी भय, उसी सपनों वाला। शायद अनंत ब्रह्मांडों में अनगिनत बार वही कहानी दोहराई जा रही हो। यह विचार किसी भी मनुष्य के तर्क की सीमा से परे है, क्योंकि हम एक ही पहचान को समझते हैं, कई संस्करणों को नहीं। यह विचार कि हमारी अनगिनत प्रतियां मौजूद हों, हमारी चेतना के बारे में भी सवाल उठाता है। अगर ब्रह्मांड अनंत है, तो क्या हमारे अनुभव भी अनंत बार दोहराए जा सकते हैं? क्या हमारी छोटी सी जिंदगी इस विशाल कॉस्मिक खेल में एक अकेली घटना नहीं, बल्कि एक पैटर्न है जो अनगिनत बार घट सकता है? यह प्रश्न सरल नहीं है। यह हमारी समझ की नींव को हिला देता है, क्योंकि हम अपने को अद्वितीय समझते हैं, लेकिन अनंतता के सामने अद्वितीयता एक सीमित शब्द बन जाता है। अब सोचते हैं कि अनंतता मानव तर्क को क्यों तोड़ देती है। हमारा मस्तिष्क सीमाओं के साथ विकसित हुआ है। हम दूरी, समय, मात्रा, सब कुछ सीमा में समझते हैं। अनंतता हमारी मानसिक संरचना को चुनौती देती है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं, कोई माप नहीं, कोई आकार नहीं। इसे एक संख्या मान लेना गलत है। अनंत कोई संख्या नहीं, एक दिशा है, एक ऐसा द्वार जो कभी बंद नहीं होता, एक ऐसा मार्ग जो कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि जब हम सोचते हैं अनंत तारे, अनंत ग्रह, अनंत हम, तो हमारा तर्क विफल होने लगता है। हम तुलना नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। अनंतता तुलना को अर्थहीन बना देती है। अगर तारों की संख्या अनंत है, तो कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ संभव है, और वह भी अनगिनत बार। हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारा विज्ञान सभी सीमाओं के भीतर बने हैं। अनंतता उन सभी सीमाओं को हटा देती है। अब सोचिए कि ब्रह्मांड सामान्य समझ के विपरीत क्यों है। हम एवरीडे एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हैं। सूर्य उगता है, रात होती है, धरती घूमती है, हम चलते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का स्तर अलग है। समय अलग तरह से चलता है। स्थान मुड़ सकता है। प्रकाश की गति सीमा है। गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई, लेकिन वह बिंदु विस्फोट नहीं, फैलाव था। यह सब हमारे सामान्य अनुभव से विपरीत है। इसलिए ब्रह्मांड को समझना मनुष्य की सहज बुद्धि के लिए कठिन है। अनंत ब्रह्मांड इसी उलटफेर का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बताता है कि सार्वभौमिक वास्तविकता हमारी छोटी सीमा वाली सोच से बहुत दूर है। अनंतता एक अवधारणा नहीं, एक स्थिति है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स अ डायरेक्शन। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि ब्रह्मांड को समझना उतना आसान नहीं जितना लगता है। अनंत ब्रह्मांड हमें यह भी सिखाता है कि हमारी सीमाओं का स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं, यह एक शक्ति है। हम सीमित हैं, पर हमारी जिज्ञासा अनंत है। यही हमें ब्रह्मांड की तरफ खींचती है। यही कारण है कि हम तारे देखते हैं। यही कारण है कि हम वैज्ञानिक खोज करते हैं। यही कारण है कि हम अपने छोटे से जीवन को एक बड़े अर्थ से जोड़ते हैं। यह अध्याय अनंतता के सामने हमारी मानसिक यात्रा थी। अब अगले अध्याय की ओर बढ़ने से पहले एक शांत विराम। ब्रह्मांड कितना भी अनंत क्यों न हो, उसका भविष्य भी एक दिशा रखता है। समय आगे बढ़ रहा है, तारे बूढ़े हो रहे हैं, और ब्रह्मांड के पास एक बहुत लंबी, बहुत धीमी और बहुत गहरी नियति है। अगला अध्याय हमें उसी भविष्य की ओर ले जाएगा, ब्रह्मांड के अंतिम युगों की ओर। चैप्टर 12, द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। अपनी सांसों को एक बार फिर धीमा कर लीजिए। अपने मन को उस चुप्पी में उतरने दीजिए जहां समय का शोर धीरे धीरे मिटने लगता है। अब कल्पना कीजिए कि आप समय की नदी के बिल्कुल अंत की ओर बह रहे हैं, इतना आगे कि तारे बूढ़े हो चुके हैं, आकाश गंगाओं की चमक धुंधली पड़ चुकी है, और समय का प्रवाह अब एक शांत, थका हुआ, उम्रदराज सरोवर जैसा हो गया है। यह वह दुनिया है जहां ब्रह्मांड का भविष्य आकार ले रहा है।
एक ऐसा भविष्य जिसमें सौंदर्य है, उदासी है, विस्मय है और एक गहरा मौन है। भविष्य के इस सफर की शुरुआत अभी से नहीं, अरबों साल आगे से होती है। उस युग से जहां हमारा सूर्य अपना ईंधन खत्म होने पर लाल दानव में बदलकर अपनी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फेंक देता है। उस समय हमारे ग्रहों की कहानियां खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन यह सिर्फ एक छोटे पैमाने की कहानी है। असल कहानी उससे बहुत बड़ी है। वह कहानी जो पूरे ब्रह्मांड के भाग्य को निर्धारित करती है। सबसे पहले समझते हैं स्टार फॉर्मेशन एंड नामक युग को। वर्तमान में ब्रह्मांड में हर जगह तारे जन्म ले रहे हैं। नए बने गैस बादलों में, आकाश गंगाओं के शांत क्षेत्रों में, टक्कर खाती हुई संरचनाओं के भीतर। लेकिन गैस सीमित है। धीरे धीरे यह गैस खत्म होगी। एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में कोई नया तारा जन्म ही नहीं लेगा। यह युग स्टार फॉर्मेशन एरा के अंत को दर्शाता है। इसकी शुरुआत लगभग कुछ खरब वर्षों बाद होगी। तारे जो आज चमक रहे हैं, वे धीरे धीरे बुझेंगे। बड़े तारे पहले जाएंगे, फिर मध्यम और अंत में छोटे, लंबे जीवन वाले लाल बौने तारे भी शांत हो जाएंगे। ब्रह्मांड स्याह होता जाएगा। जब तारे बुझ चुके होंगे, तब आएगा ब्लैक ड्वार्फ ईरा। इस युग में जो तारे कभी चमकते थे, वे अब ठंडी, अंधेरी, शांत वस्तुएं बन चुके होंगे, जिन्हें ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। यह तारे के अंतिम रूप हैं, न रोशनी, न गर्मी, न जीवन। वे धीरे धीरे, बेहद धीमी गति से, अनंत समय में अपनी गर्मी खोकर पूर्ण अंधकार में उतर जाते हैं। अब ब्रह्मांड की धरातल पर चमक दिखाई नहीं देती, केवल अंधकार है, और अंधकार के भीतर छुपा हुआ पदार्थ जो धीरे धीरे समय की धूल में बदल रहा है। इसके बहुत आगे, अरबों खरबों वर्षों के बाद, आता है डीजेनरेट एरा। यह ब्रह्मांड का वह समय है जब तारे नहीं, बल्कि उनके अवशेष जीवित रहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक ड्वार्फ्स। ये ऐसे अवशेष हैं जो प्रकाश नहीं देते, केवल गुरुत्वाकर्षण रखते हैं। आकाश गंगाएं अब शांत, ठंडी और लगभग खाली हो चुकी होती हैं। सितारे नहीं, बल्कि उनके अवशेष इस युग के मुख्य पात्र हैं। और इन अवशेषों का भी एक अंत है। उसके आगे है वह युग जहां ब्रह्मांड के ये अवशेष धीरे धीरे एक दूसरे से टकराते हैं या गुरुत्वाकर्षण के खेल में बंधते हैं। धीरे धीरे, समय के साथ, ब्रह्मांड में सबसे प्रभावशाली वस्तुएं ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल इस विशाल, अंधेरी जगह के राजा हैं। वे गैस को खींचते हैं, सितारों के अवशेषों को खींचते हैं और धीरे धीरे बड़ी संरचनाओं को निगलते जाते हैं। अंततः ब्रह्मांड ब्लैक होल के युग में प्रवेश करता है। लेकिन यह कहानी ब्लैक होल पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं रहते। उनमें हॉकिंग विकिरण नामक एक धीमी, बेहद धीमी प्रक्रिया होती है, जिसमें ब्लैक होल अपना द्रव्यमान खोने लगते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि बड़े ब्लैक होल के वाष्पीकृत होने में 10 की शक्ति 100 वर्षों से भी अधिक समय लग सकता है। यह वह समय है जो हमारी किसी भी समझ से परे है, इतना विशाल कि हमारे दिमाग के समीकरण भी उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। अंततः समय के अनगिनत युगों के बाद सभी ब्लैक होल वाष्पीकृत हो जाते हैं। वह सारी विशालता, वह सारी शक्ति, वह गुरुत्वाकर्षण का आधिपत्य सब खत्म हो जाता है। बचे रहते हैं केवल कण, कुछ अकेले, कुछ क्षय में बदलते हुए। ब्रह्मांड अब हीट डेथ या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ता है। एक ऐसा युग जहां कोई ऊष्मा अंतर नहीं, कोई ऊर्जा प्रवाह नहीं, कोई संरचना नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई गतिविधि नहीं, केवल एक समान, शांत, अत्यंत निम्न ऊर्जा वाला अस्तित्व जहां समय स्वयं बेअर्थ हो जाता है। इस युग को हीट डेथ कहते हैं और यह ब्रह्मांड का सबसे संभावित अंत है। यह अंत किसी विस्फोट, किसी टूटन या किसी नाटकीय घटना से नहीं आता। यह अंत धीरे धीरे आता है, जैसे कोई विशाल नदी
जो अनगिनत युगों से बह रही हो, अंत में किसी शांत स्थिर सरोवर में जाकर ठहर जाए। लेकिन इस अंत में भी एक अजीब सुकून है। यह सृष्टि की एक कहानी है, जन्म से लेकर विकास तक, चमक तक, उम्र तक और अंत तक। यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड भी एक जीवित इकाई की तरह है, जिसका जन्म होता है, उम्र होती है, जिसका सफर होता है और जिसका अंत भी है। और इस अंत में भी एक तरह की गरिमा है, एक शांत, स्थिर, अनंत मौन की गरिमा। इस अंत को समझने के लिए हमें भी अपनी सीमाओं का एहसास होता है। हम छोटे हैं, पर हम ही वे हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड के अंत की कल्पना कर सकते हैं। हम उन्हीं तत्वों से बने हैं जो तारों में जन्मे थे, और हम उन्हीं तारों के अंत को समझ रहे हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो केवल ब्रह्मांड की नहीं, बल्कि हमारी है। अब जब हमने ब्रह्मांड के अंतिम संभावित युगों को समझ लिया है, अगला अध्याय इस पूरी यात्रा का सार है, जहां विज्ञान, दर्शन और अस्तित्व एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। एक ऐसा बिंदु जहां ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच का भेद मिटने लगता है। अगला अध्याय उस अंतिम चिंतन का है, जहां इंसान समझता है कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं, उसके भीतर भी है। चैप्टर 13, फाइनल रिफ्लेक्शन। यू आर द यूनिवर्स लुकिंग बैक एट इटसेल्फ। अपनी सांसों को कुछ क्षणों के लिए और धीमा कर लीजिए। मन को उस मौन में उतरने दीजिए जहां विचार भी हल्की रोशनी में तैरते हुए प्रतीत हों। अब कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल अंधकार में खड़े हैं, जहां कोई दिशा नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल एक शांत, अनंत विस्तार। और इस विस्तार के बीच खड़े आप अपने भीतर एक हल्की, धीमी सी जागृति महसूस कर रहे हैं। यह जागृति किसी एक क्षण की नहीं, बल्कि उस पूरी यात्रा की है जो आपने बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल के अंत तक तय की है। अब इस क्षण एक बात साफ दिखने लगती है, यह ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं है, यह आपके भीतर भी उतनी ही गहराई से मौजूद है। इस यात्रा के आखिरी अध्याय में हम एक ऐसे विचार पर पहुंचते हैं जो विज्ञान जितना ही दार्शनिक है, उतना ही आत्मिक भी, कि हम ब्रह्मांड को देखते नहीं, हम स्वयं उसका हिस्सा हैं। हम उसी पदार्थ से बने हैं, उसी ऊर्जा से, उसी कहानी से। हर तारा जो आपने कल्पना में देखा, हर आकाशगंगा जिसकी गहराई में आप घूमे, हर कॉस्मिक फिनोमिनन जो आपने सुना, उन सब की एक हल्की सी प्रतिध्वनि आपकी धड़कनों में मौजूद है। सोचिए, आपके शरीर में जो कार्बन है, वह किसी पुराने तारे की राख है। आपकी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम कभी किसी सुपरनोवा के अंदर बना था। आपके दिमाग में मौजूद ऑक्सीजन किसी धूल बादल का हिस्सा रही होगी, और आपकी सांसें उसी हाइड्रोजन से जन्मी होंगी जो कभी ब्रह्मांड के पहले 3 मिनटों में पैदा हुई थी। यह केवल तथ्य नहीं, यह एक गहरा स्मरण है कि हम और ब्रह्मांड अलग चीजें नहीं, हम उसी कथा की 2 अलग अभिव्यक्तियां हैं। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में आपने जाना कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, अकल्पनीय पैमानों पर फैला हुआ। आपने गैलेक्सीज देखी, क्लस्टर्स देखे, कॉस्मिक वेब का स्केलेटन देखा। आपने डार्क मैटर को महसूस किया जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सारे अस्तित्व को थामे हुए है। आपने डार्क एनर्जी को समझा जो सब कुछ दूर धकेलती जा रही है। आपने समय की पहली रोशनी सीएमबी सुनी, जैसे किसी शिशु की पहली सांस। आपने यूनिवर्स की शेप, उसके संभावित मल्टीवर्स रूपों और उसकी नियति तक का खाका देखा। लेकिन यह सारी जानकारी, सारी समझ, सारी विशालता अंत में एक ही एहसास की ओर लौटती है कि मनुष्य इस ब्रह्मांड में छोटा है, फिर भी उसकी चेतना इतनी विशाल कि वह इस पूरे ब्रह्मांड को भीतर समा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत पहाड़ी पर बैठे हैं, जहां आकाश बिल्कुल साफ है। आपके ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे हैं। हजारों वर्षों से लोग इसी आकाश को देख रहे हैं। कवियों ने यहां कविता पाई, वैज्ञानिकों ने यहां गणित पाया, दार्शनिकों ने यहां अर्थ पाया।
और आज उसी आकाश को देखता हुआ एक व्यक्ति आप ये समझता है कि ये तारे आपके ऊपर नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर भी हैं। आपके मस्तिष्क की न्यूरॉन पाथवेज किसी कॉस्मिक वेब जैसी हैं। आपके दिल की धड़कन में वही रिदम है जो उस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में है। आपकी चेतना उसी एनर्जी का एक सूक्ष्म रूप है जो कभी बिग बैंग के क्षण में मुक्त हुई थी। जब आप कुछ समझते हैं तो ब्रह्मांड अपने आप को समझ रहा होता है। जब आप किसी तारे को देखते हैं तो ब्रह्मांड अपनी ही रोशनी को अनुभव कर रहा होता है। जब आप रात के आकाश में खो जाते हैं तो ब्रह्मांड अपनी ही गहराई में लौट रहा होता है। यही इस डॉक्यूमेंट्री का अंतिम गहरा संदेश है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं। आप वही ब्रह्मांड हैं जो अपनी दूरी से वापस मुड़कर खुद को देख रहा है। अब सोचिए, इस विचार को अरबों वर्षों तक ब्रह्मांड ने केवल फैलना सीखा, संरचना बनाना सीखा, तारे बनाना सीखा। उसने तत्वों को गढ़ा, उसने आकाश गंगाएं बुनी और अंत में कहीं एक छोटे से ग्रह पर उसने ऐसी चीज बनाई जिसमें वह खुद को महसूस कर सके, चेतना। आप उस चेतना का हिस्सा हैं। आप उस कहानी का हिस्सा हैं। अस्तित्व का अर्थ आपके भीतर छिपा है, ना कि किसी दूर गैलेक्सी में। इस पूरी यात्रा का यह अंतिम क्षण एक तरह का मौन है, जहां सारी जानकारी, सारी वैज्ञानिक जटिलता, सारी कॉस्मिक विशालता एक स्थिर, शांत बिंदु में सिमटने लगती है। एक बिंदु जिसमें आप हैं। और जब आप अगली बार रात के आकाश को देखेंगे तो शायद आपको महसूस होगा कि आप उसे बाहर नहीं देख रहे, आप उसे भीतर से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यह ब्रह्मांड आपका बाहरी दृश्य नहीं, आपकी ही आंतरिक प्रतिध्वनि है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह बस एक विराम लेती है ब्रह्मांड की उस अनंत शांति में जो आगे की दिशा में फैली है। अब हम अंतिम दृश्य में प्रवेश करते हैं, उस शांत फेड आउट में जहां संगीत धीमा होता जाता है, तारों की चमक धुंधली होती जाती है और आप धीरे धीरे उस मौन में डूबने लगते हैं जो इस पूरे डॉक्यूमेंट्री का अंतिम स्वर है।